गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण एडिटोरियल का एनालिसिस। कैसे हैं आप सब लोग? कल का इकोनॉमिक्स का जो नोबेल डिस्कशन हुआ था उस पर आप लोगों ने काम किया? अगर काम किया तो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं। फिर उसके बाद आज की क्लास, और आज की क्लास में हम सीखेंगे जो पिछले 2 दिनों से टॉपिक नहीं हो पाए थे। आज वही सारे टॉपिक आपके सामने आएंगे, क्योंकि आज अगर आप आर्टिकल उठा करके देखेंगे, तीनों अखबार देखेंगे, तो तीनों अखबारों में एक दो जैसे कंबोडिया थाईलैंड के बीच में जो पीस की बात हो रही है ट्रंप की लीडरशिप में, वो एक मुझे ठीक लगा। बाकी नोबेल पुरस्कार वाला इकोनॉमिक्स का था, वो मैं करा चुका हूं। तो इस प्रकार से यानी कोई भी ऐसा नया आर्टिकल नहीं था जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, इनफैक्ट महत्वपूर्ण ही नहीं था, रिपीटेटिव की तो बात ही छोड़िए। तो आज हमारी जो पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ रह गया था, खासकर एक टॉपिक जो मुझे ग्लोबलाइजेशन पर डिस्कस करना था, आज समझिए हमारा मुख्य आकर्षण वही है। और एक चीज और है जो कल रह गई थी, बिहार पीसीएस के बहुत एसे मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स के नोबेल से मैं सॉल्व करूं, आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा बिहार पीसीएस के पीवाईक्यूज जो एसे हैं, तो वो आज डिस्कस करूंगा। तो सारे टॉपिक वही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का नोबेल आज भी अखबारों में छाया हुआ है। तो ये आपके सामने है, चीन पर ट्रंप की टैरिफ रणनीति और उसकी कमियां, ट्रंप थाईलैंड कंबोडिया युद्ध विराम, आप देख सकते हैं। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, वही सारी चीजें आज भी हैं। तो नवाचार आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देता है, ये आज का टॉपिक है। ये आप देख सकते हैं आज के हिंदू में आया हुआ है, यानी पूरा वही चल रहा है अभी। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करा चुका हूं, और इस पर मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा कि आप लोग इकोनॉमिक्स का जो हमने डिस्कशन कल किया था, सब आप सबके लिए फ्रूटफुल रहा, यानी उसका आउटकम आप लोग ले पाए तो फिर मजेदार बात है। नहीं नहीं, कोई क्लास डिफरेंट नहीं है। बस ऐप पर मैं लेता हूं, यूट्यूब पर ये रिकॉर्डेड जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जब कभी पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप का होता है तो पार्ट 2 यही होता है, पार्ट 1 वहां जाता है। बाकी ऐसा किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं। बट मैं ऐप पर ही क्लास अब लेता हूं, यानी जिनको लाइव सेशन लेना हो सुबह यहां पर जुड़ करके क्लास ले सकते हैं। और ऐप पर थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत हो जाती है, आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं, और फेयर बच्चे आते हैं। फेयर का मतलब कि ऑब्वियस है, जो मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ऐप वही डाउनलोड करता है जो किसी टीचर के साथ जुड़ना चाहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सीमित बच्चे रहे, सीमित बच्चों पर ही अच्छा काम हो पाएगा, असीमित बच्चों पर काम नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये सारे किसको किसको नोबेल मिला, वो सारी चीजें, यानी इनोवेशन के लिए, नवाचार से ही आर्थिक समृद्धि आएगी। पूरा जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है उसकी पूरी थीम यही है। अब आज यह विषय हमारे लिए बीपीएससी एंगल से सबसे पहले डिस्कस होगा, बीपीएससी एंगल से। और बीपीएससी एंगल आज यहां पर आएगा सबसे पहले। और बीपीएससी एंगल का ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे बिहार पीसीएस की तैयारी नहीं करते हैं वो बच्चे इसको ना देखें, आपको सीखना है। ठीक है, क्या क्या प्रश्न है आप देखें। बिहार पीसीएस के इन विषयों को इकोनॉमिक्स के नोबेल से जोड़ा जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो हम यहां सीखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केवल यूनिवर्स के रहस्यों को जानने में ही सहायक नहीं है, वह अर्थशास्त्र के रहस्यों को भी जानने में सहायक है। क्या ये पंक्ति मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं? बोले मुझे, क्या ये कनेक्ट हो रहा है? बोलिए भाई। यानी 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने हमें यह समझाया
कि विज्ञान का रहस्य केवल आकाश नहीं है, स्पेस नहीं है। विज्ञान का रहस्य अर्थव्यवस्था भी समझाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो ये बिहार पीसीएस के निबंध, और ये स्वाभाविक है, किसी भी स्टेट में आ सकते हैं, यूपी पीसीएस में आ सकते हैं, यूपीएससी में आ सकते हैं। फिर देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी देश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक रिलेशन आपसे पूछा गया है। फिर इसके बाद अगला पूछा गया, क्या कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। कल आपने देखा होगा, मैंने रस्सी और मशीन, इन्हीं के एग्जाम्पल से आपको इकोनॉमिक्स का नोबेल समझाने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा था, एक रामू बेरोजगार हो रहा था, बट श्यामू अपने साथ नई नई चीजें शुरू कर रहा था, और उन नई नई चीजों में, नई नई यूनिट्स में लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, अगर आपको याद हो, रामू और श्यामू। फिर इसके बाद पर्यावरणीय असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। अब आप मुझे बताएं, पर्यावरणीय असंतुलन, अभी मैं सब पे डिस्कस करूंगा, अभी केवल पर्यावरणीय संतुलन सृष्टि का विनाशक है। तो 2025 का जो नोबेल है वो क्या कहता है, आप मुझे बताएं, क्या इनोवेशन के लिए प्रेरित करता है? जी हाँ, कार्बन कैप्चर के लिए प्रेरित करता है, जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है उसके लिए प्रेरित करता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर इसके बाद, अगर आप, इंटरनेट ने दुनिया को वैश्विक गांव में बदल दिया है, नई शिक्षा नीति 2023 के लाभ और हानि, विचार जीवन का आधार, बाप रे, एकदम यूपीएससी का कॉपी है ये, इसे विचार जीवन का आधार है। और यह विचार ही था कि जो मिस्टर मोक्योर साहब कहां गए, इतिहास में गए, इतिहास से सीखा कि जो लगभग 30,000 सालों में नहीं हुआ, वो हो गया महज 200 सालों में कैसे। तो विचार, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे, एक। फिर अगला है, जैसन बोएब वैसन काटब, ये वहां की कहावतें हैं, यानी बिहार की कहावत है ये कहावत भी इकोनॉमिक्स के नोबेल के साथ जुड़ी हुई है। बनले के साथी सब केहू है, और बिगड़े के केहू नहीं। आप देखें, हमारे और आपके जीवन के लिए सबक भी है, और स्वाभाविक रूप से मेंस लिखने का एक कंटेंट भी है, मौका भी है, टॉपिक भी है। तो आज सबसे पहले इन्हीं विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे, और आज ग्लोबलाइजेशन, मेरे प्यारे बच्चों, इस एंगल से आपको समझाऊंगा कि आज के बाद से आपसे बेहतर ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वार को कोई समझेगा नहीं। तो आज के आकर्षण यही दो विषय हैं जिन पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक रहेगा बच्चों? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम पहले निबंध पर आते हैं, और इनफैक्ट यहां क्यों आए, यहीं पर समझाएं तो आपके सामने रहेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। तो यहां मैं इसको किस एंगल से कनेक्ट करने जा रहा हूं कि यही कि 2025 के नोबेल विजेताओं ने यह सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, यह सिद्ध किया कि विज्ञान का रहस्य, आप लिखिएगा, विज्ञान का रहस्य केवल आकाश नहीं है, यानी वो केवल आकाश के बारे में सोचता है, यानी यूनिवर्स के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है। वह विज्ञान का रहस्य अर्थव्यवस्था भी समझाता है। तो पहली लाइन तो ये हो गई। अब कैसे समझाता है, वो सारी चीजें आपको कल बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, फिर भी एक चर्चा करता हूं। अब आप कहेंगे कि सर, विज्ञान का रहस्य अर्थव्यवस्था भी समझाता है, तो हम कहेंगे जी हां। और अगर इस नोबेल के साथ आप कनेक्ट करेंगे, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोक्योर साहब का विचार क्या था। मोक्योर मोक्योर साहब का विचार था कि ज्ञान की वैज्ञानिक खोज ने विकास की जड़ें तैयार की, यानी जब हमने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा तभी विकास शुरू हुआ है, यही उन्होंने सिखाया। यानी ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने का मतलब क्या हुआ,
ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने का मतलब हुआ कि हमें हाउ पता था कि आग से रोटी पकेगी, बट ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता था। पॉइंट इज क्लियर। तो विज्ञान यानी ज्ञान था हाउ, बट जैसे ही विज्ञान वाई के साथ यह ज्ञान हाउ जुड़ गया, वैसे ही विकास की प्रक्रिया चल पड़ी मेरे प्यारे बच्चों। और यही विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है कि विज्ञान केवल रहस्य नहीं खोलता, विज्ञान केवल रहस्य को जानने में ही सहायक नहीं होता है, बल्कि वो रहस्यों को जान करके नई तकनीकें बना करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पैनेशिया है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी कल हम लोगों ने पढ़े थे 16th-17th सेंचुरी में, जो भी रिनेशा 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 यानी पुनर्जागरण, पुनर्जागरण से आगे जाकर जब हम एनलाइटमेंट की बात करते हैं, प्रबोधन की बात करते हैं, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कारों की बात हमने कल की, तो चाहे वो स्टीम का इंजन हो, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था, चाहे वो इस्पात स्टील को बनाना हो, या आज का इंटरनेट हो, इन सभी आविष्कार और नवाचार की जड़ें, रूट कहां से शुरू हुई? ये शुरू हुई, ऐसा मोक्योर साहब ने कहा, क्यों पूछने की वैज्ञानिक सोच, यानी वाई, क्यों पूछने की वैज्ञानिक सोच। यानी ये वही बात कह रहे हैं कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। और जब उस सच्चे सिपाही ने प्रश्न पूछा क्यों, मेरे प्यारे बच्चों, और जैसे उसने पूछा वैसे ही स्टीम का इंजन बन गया, वैसे ही सारी चीजें जो आज आपके सामने आविष्कृत हैं या इनोवेटिव हैं, नवाचारकृत हैं। अगर हम भारत में भी देखें तो डिजिटल इंडिया हो गया, एआई मिशन हो गया, सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, वह भी इसी प्रक्रिया का, हाइड्रोजन मिशन हो गया, वह सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। कौन सी प्रक्रिया? कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, और उन रहस्यों को जान करके वह अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? नई तकनीकें बना करके। आई होप आप समझ गए। तो क्या मैं फिर से इस पहले प्रश्न के संदर्भ में आपसे कह सकता हूं कि विज्ञान का रहस्य केवल आकाश नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था भी समझाता है? क्या 100% कनेक्ट हो पाए आप? एक बार मुझे बताएं। कनेक्ट हो पाए तो मजा आ गया। अब आता है यानी दूसरे टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो दूसरा टॉपिक आपको क्या सिखाता है? देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। मेरे प्यारे बच्चों, इस निबंध को समझने के लिए क्या मैं एक दूसरा शब्द यानी दूसरा एक फ्रेज आपके सामने रख सकता हूं? देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी देश का विकास सूचना एवं प्रौद्योगिकी से कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, टेक्नोलॉजी पुराने ढांचों को तोड़ती है। तोड़ती है कि नहीं? टेक्नोलॉजी पुराने ढांचों को तोड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। और जब पुराने ढांचों को तोड़ती है, उसी में एक नया ढांचा बनता है, और उसी नए ढांचे से विकसित भारत की नींव रखी जाती है। नींव का मतलब 2047 में जो हमने कहा है कि हम विकसित भारत बनेंगे, तो नींव हमने डाल दी, विकसित भारत की नींव रखी जाती है। क्या ये पूरा निबंध क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर आधारित है कि नहीं? मिस्टर जोसेफ शुम्पीटर, और इस जोसेफ शुम्पीटर के क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस को मैथमेटिकल एंगल दिया, उसका एक गणितीय मॉडल बनाया, और गणितीय मॉडल बनाने वाले का नाम, यानी दो लोग मेरे प्यारे बच्चों जिनके बारे में आपको पढ़ना है, यानी एगियन और हैबिट मॉडल। एगियन और हॉबिट का मॉडल, इन्होंने ही तो कहा ना। तो एगियन और हॉबिट का मॉडल हमें क्या बताता है? यही बताता है जो प्रश्न दूसरा पूछा गया है
कि नई तकनीकें जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब यहां पर हम केवल आईटी पर फोकस रहेंगे और तकनीकों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि निबंध ने आपको बांध दिया है केवल आईटी के साथ। तो कभी कभी हम एग्जाम देते हैं हड़बड़ाहट में, अब हमने पढ़ा हुआ है तो आपने उठा करके सारा टेक्नोलॉजी लिख दिया, नहीं, उसने केवल और केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ही आपसे प्रश्न पूछा। तो हम क्या बताएंगे भाई, जो कल का मॉडल था, कि इन दोनों का मॉडल हमें क्या बताता है, किसका, एग्योन का और हॉविट का, कि नई तकनीकें जैसे सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुरानी को हटाकर नई नौकरियां, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और नवाचार लाती है। इसे ही हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम भारत के संदर्भ में देखें, आप कहीं भी देख सकते हैं, मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूं कि भारत में यूपीआई हो गया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारे जो भी हो गए, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग आजकल हो रही है, सबने पारंपरिक प्रणालियों को बदला मेरे प्यारे बच्चों, और उसके साथ साथ विकास को भी बढ़ावा दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पुराने ढांचों को तोड़ती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पुराने ढांचों को तोड़ा और उसके माध्यम से देश का विकास आगे बढ़ा, विश्व का विकास भी आगे बढ़ा। अब इसका डिटेल ऑब्वियस है, तो अब डिटेल में केवल हमें नोबेल पुरस्कार ही तो इसमें लिखना नहीं हो, तो केवल एक एंगल है। यानी आप लोगों को लगभग जो बिहार पीसीएस वाला होता है 700 से 800 वर्ड में लिखना, यूपी पीसीएस वालों को 700 में लिखना। तो ये एक, और ये सारे निबंध यूपी पीसीएस के लिए भी उतने ही वैलिड है जितने बिहार पीसीएस के लिए, क्योंकि दोनों में शब्द सीमा 700 ही है। ये केवल 3 को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन 3 जो कहावतें हैं वो भी तो आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो ये एक आपके सामने आता। अब तीसरा आता है, कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त तो बनाया जा सकता है। अब जरा इस निबंध को देखिए कैसे इस आर्टिकल के साथ जुड़ता है। ठीक है, इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम, कैसे आप जो है रूरल इकोनॉमी को इसके द्वारा मजबूत कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, साफ करा कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर कैसे करेंगे, आप बताएं मुझे। ऑब्वियसली ये सुधार का मतलब क्या हो गया, जरा शब्दों को पकड़ेगा। सुधार की बात करते, तो सुधार क्या, इस बार का नोबेल क्या कहता है, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। क्या है, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, आपके सामने आ गया। तो इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है भारत में, कृषि है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कृषि है। अगर किसान, जैसे वो कल मैंने रामू और श्यामू का एग्जाम्पल दिया था, याद आया कि रामू के पास दोनों दर्जी थे और रामू के पास मैनुअल सिस्टम से काम होता था, श्यामू के पास मशीन थी। तो श्यामू ने ज्यादा कपड़े सिले, कम समय लिया, और कम समय लिया, ज्यादा सिले तो कपड़े सस्ते हुए, क्योंकि अगर कम है तो डिमांड, अगर अधिक है तो आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो श्यामू के कपड़े सस्ते हुए, गांव वालों को कपड़े सस्ते में मिले, उनका पैसा बचा, श्यामू की इनकम बढ़ी। अब श्यामू ने क्या कहा कि भाई हम ये जो कपड़े हैं अभी हम केवल सिल रहे हैं, अब इसकी पैकेजिंग भी करेंगे, इसके लिए मार्केट भी खोजेंगे, मार्केट में डिलीवरी भी करेंगे। तो श्यामू ने एक मशीन के द्वारा कपड़े बनाए, उसके बाद जो पूरा वैल्यू चेन होता है या सप्लाई चेन होता है उसका भी काम शुरू कर दिया। तो एक बार तो रामू की नौकरी छूटी, लेकिन श्यामू ने जो बहुत सारे काम शुरू किए उसमें रामू को भी काम मिला और लोग भी रोजगार प्राप्त किए। आई होप आप समझ गए। तो यही यहां कहा गया कि अगर किसान नई तकनीक, एआई, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम करने लगे, जैसे एआई इरिगेशन की सिंचाई में जो पानी का वेस्टेज वगैरह है उसको हम एआई से मेजर करें, ड्रोन फार्मिंग करें, ठीक है, तो इससे हम क्या कर पाएंगे, ऑब्वियस है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कृषि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव बना पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि इससे उत्पादन और इनकम दोनों बढ़ती है। मैंने रामू और श्यामू के एग्जांपल से आप लोगों को समझाया हुआ।
ठीक है। यानी सिंपल इसको आप ऐसे समझिए कि मोक्योर साहब जो हैं, मोक्योर का नॉलेज रेवोल्यूशन, के आर मैंने लिखा है, मोक्योर साहब का नॉलेज रेवोल्यूशन और एगियोन और हॉबिट का इनका इनोवेशन कंपटीशन, इनोवेशन कंपटीशन जो आप याद करिए, मैंने एग्जांपल दिया था सुई का। एक कंपनी ने सुई बनाई, उसका पेटेंट करा लिया, मार्केट पर कंट्रोल कर लिया, उसकी मोनोपोली हो गई। अब दूसरे जो स्टार्टअप वाले परेशान, उन्होंने एक उससे भी अच्छी इनोवेटिव सुई बना दी, सस्ते में बना दी, फिर तीसरा, फिर चौथा। आई होप आपको याद हो गया होगा। इसको बोलते हैं इनर कंपटीशन। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो ऑब्वियस है ग्रामीण विकास एक नई उड़ान पर होगा। पीएम किसान, और सरकार भी काम कर रही, जैसे पीएम किसान, ठीक है ना, ड्रोन योजना, ई नैम प्लेटफॉर्म, डिजिटल सॉयल मैपिंग, ये सब उसी के उदाहरण है। किसके? टेक्नोलॉजी किस प्रकार से रेवोल्यूशन कर रही है रूरल इकोनॉमी में। फिर अगर हम अगले टॉपिक पे आते हैं तो अगला टॉपिक आपसे क्या कहता है? पर्यावरणीय असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। ऑब्वियस है, बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे एनवायरमेंटल इंबैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एगियोन प्लस हॉबिट का जो मॉडल है, ये क्या कहता है? ये यही तो कहता है कि नवाचार सस्टेनेबल होना चाहिए। नवाचार सस्टेनेबल होना चाहिए, नहीं ऐसा इनोवेशन मत कीजिए कि प्रकृति का विनाश हो जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ग्रोथ यानी जीडीपी आप बढ़ा रहे हैं और पेड़ों को ही काट रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म एलटीजी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ संभव ही नहीं है। पॉइंट इज क्लियर। और इसी चीज को मैनेज करने के लिए अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया है, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर काम करने, क्लीन टेक स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार था इनोवेशन, वह अब पर्यावरणीय संतुलन की बात करता है और इस माध्यम से हमें सिखाता है कि पर्यावरण में संतुलन होना चाहिए, अन्यथा विनाश हो जाएगा। यानी विकास। और बाकी तो कल का लेक्चर बहुत डीप था, बहुत गहरा था, तो उसमें ये सारी चीजें आप जोड़ते चले जाइए। फिर इसके बाद इंटरनेट ने दुनिया को वैश्विक गांव में बदल दिया है। तो यही तो चीज है, 200 सालों में जो कल हमने पढ़ा है कि 200 इयर्स में सारा विकास हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, यानी तकनीक। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो ये तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट एक इनोवेशन, एक इन्वेंशन है, और इसने दुनिया को वैश्विक गांव, यानी पूरा दुनिया गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन आपस में कर रही, सभ्यता संस्कृति के विचार एक दूसरे के साथ साझा हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यानी इस प्रश्न की पूरी थीम क्या है वो भी आपके सामने रख दूं फिर। इस प्रश्न की थीम है ग्लोबलाइजेशन प्लस इनोवेशन इज इक्वल टू मॉडर्न ग्रोथ मॉडल। ग्लोबलाइजेशन प्लस इनोवेशन ये है मॉडर्न ग्रोथ मॉडल मेरे प्यारे बच्चों। यानी इंटरनेट ने क्या किया? ज्ञान को, शोध को, रिसर्च को और बाजार को जोड़ दिया। यही आपको लिखना है। ठीक है ना? तो मोक्योर साहब तो यही कहते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान ने, जब हमने क्यों, ये वाई से जुड़ा हुआ, जब हमने क्यों पर बातचीत की तो हमारे पास आ गया इंटरनेट। ठीक है, फिर इसके बाद अगला टॉपिक अगर आप आकर के देखें तो अगला टॉपिक क्या होता है? नई शिक्षा नीति 2023 के लाभ और हानि। तो बताने की जरूरत नहीं है। एनईपी का मुख्य फोकस क्या था? अगर आपसे मैं पूछूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 का, बताने की जरूरत है, एक ही उसका फोकस है, इनोवेशन एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग। इनोवेशन एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग।
और इस बार का नोबेल पुरस्कार भी इसीलिए मिला। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या मानती है, जो मैं आपको कराता हूं, रोट लर्निंग से आगे बढ़कर या रोट लर्निंग से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना। यूपीएससी आपसे मेंस में क्या लिखता है, क्रिटिकल एनालाइज कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब हो गया कि ये जो बच्चा है ये रोट लर्निंग वाला नहीं है, इसकी थिंकिंग क्रिटिकल है, ये हर एक एंगल पर विचार कर पाएगा। उसी हर एक एंगल का नाम है आईक्यूआईपी, यानी एक ही टॉपिक को कई एंगल से जोड़ना। जो बच्चा ये समझ गया कि जो सुबह सुबह ये आदमी आईक्यूआईपी की क्लास लेता है वो क्रिटिकल थिंकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रही कि हमें शिफ्ट होना है, हट जाना है रोट लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। तो जब यूपीएससी आपसे मेंस में पूछता है क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, तो वो क्या जानना चाहता है? आप आंसर लिख देते हैं, वो यही जानना चाहता है कि ये जो बच्चा है, जो यूपीएससी करके सिविल सर्विसेज और आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, वो चीजों पर कितने एंगल से विचार कर सकता है। क्रिटिकली एग्जामिनेशन का मतलब क्या कि कोई भी स्कीम है तो उसका सोशल इंपैक्ट क्या है। मान लीजिए आपसे कहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या आपसे पूछे किसान सम्मान निधि, या सारे वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के प्रश्न पूछे इनके बेनिफिट्स पर जीएस पेपर 2 में, तो आप लिख देंगे भैया हाँ यार, ये तो जीएस पेपर 2 जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए है, तो ये तो सोशल जस्टिस के लिए आपने सारा जो वेलफेयर स्कीम उसके जो भी प्रोज हैं उसको आपने, या जो उसका इंप्लीकेशन है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, उसको आपने कैसे लिख दिया, उसको आपने लिख दिया एकदम से सोशल जस्टिस के एंगल से। नहीं, क्रिटिकली एग्जामिन ही नहीं कर पाया वो, एट फ्रंट सोशल वेलफेयर है, लेकिन उसके पीछे पूरा आईक्यूआईपी है, उससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा। अब कैसे होगा वो सारी चीजें मैं आपको आईक्यूआईपी में डिस्कस करता हूं, देन उसमें सारी चीजें आएंगी। दिस कॉल्ड क्रिटिकल एग्जामिन, सारे एंगल, फिर सारे एंगल में भी प्रोज एंड कॉन्स, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सीखिए आप क्रिटिकल थिंकिंग। प्रीलिम्स या मेंस तभी निकलेगा जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होने वाला। आप ट्रस्ट करिएगा, मैंने अपने गेम में विदाउट समय गंवाए आपके साथ 24 घंटे लगा रहता हूं। मैं 1 ईयर में बेहतर क्यों कर पा रहा हूं? भले मैं कल क्वालिफाई नहीं कर पाया, यानी देहरादून में संडे को मैच था, और लेकिन उसके बाद भी 1 साल में जब हाथ धड़कनें आपकी कांपती है ना, तो वो पिस्टल जब आप उठाते हो ना, तो ऐसे 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 ट्रिगर, हाथ तो छोड़ी, तो हाथ तो कभी मतलब हिलना बंद नहीं होगा, तो मृत्यु के साथ ही बंद होता है किसी का भी। ये देखो ट्रिगर ऐसे पुश होता है, ऐसे 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 हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कभी भी कोई भी चीज करो तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं जो परेशान नहीं होते। सचिन को पहला शतक बनाने में लगभग 40-50 मैच लग गए थे, 40 to 50 मैच। सचिन तेंदुलकर जो आज क्रिकेट के भगवान है, पहला सेंचुरी लगाने में 40 से 50 मैच लग गए, और वो भी पहले सेंचुरी में वो 96 पे थे, या 94 पे 5 से 6 रन लेने में उन्होंने गति कर दी थी। यानी वो 5 से 6 रन उन्होंने ना जाने कितनी बॉलों पर लिया, 20-25, अब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन ऐसा उस समय मुझे जो याद है, काफी छोटे थे हम लोग भी, लेकिन फिर भी तो कम से कम उन्होंने 20-25 गेंद खेल के 5 या 6 रन बनाए। प्रेशर पहला, और जबकि 40-50 मैच हो चुका। तो क्यों? क्योंकि मैं आपका मेंटर हूं, इसलिए आपको ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता हूं हर एक चीज पर। ठीक है, आज समस्या है, धीरे धीरे चीजें और बेहतर होंगी, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद रिफ्लेक्शन वीक पड़ जाते हैं। रिफ्लेक्शन यानी आपका फोकस, आपकी सारी चीजें, तो उस पर काम कर रहा हूं। यानी मैं फुल टाइमर प्लेयर नहीं हूं। इस चीज को आप समझिएगा, जब ये बात मैं कहूं, कोई इसको ये सोच सकता है अरे 1 साल में तो इसने ये कर दिया। नो, आई एम नॉट अ फुल टाइम प्लेयर। तो कहने का मेरा मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग आपको लाइफ में हमेशा मदद करेगी, किसी भी फील्ड में आप होंगे। सो प्लीज डेवलप योर क्रिटिकल एग्जामिन मेंटेलिटी। कि यार पीवाईक्यू देख रहे हैं, क्रिटिकल
एग्जामिन मेंटेलिटी क्या है? अच्छा, इस बार पूछा था कि रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध में ये आया है। अच्छा चल यार, पीवाईक्यू देख रहे हैं। अब एक बार सोचते हैं कि अब की बार अगर रेपो और रिवर्स रेपो पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये रिवर्स रेपो और उसी रिवर्स रेपो और रेपो पर किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। यानी आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहें और वही पीवाईक्यू को सॉल्व करते समय 10 पीवाई फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन क्रिएट कर दें अपने मन के अंदर, उसको बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं? पूछना चाहता हूं, झूठ मत बोलिएगा, क्लास में पूरी क्लास भरी हुई है। फिर से आप मुझे बताएं, मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, कंटेंट एकदम भरभरा के एनालिसिस, मतलब आप लोगों के कमेंट भरभरा के निकलने चाहिए। कितने ऐसे बच्चे आप में से जिन्होंने एक पीवाईक्यू पढ़ करके 7 फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, 3, 4 निकाले हों? चलिए बताइए यहां पे, बोलिए बोलिए। चलिए भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, क्योंकि आप सब लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं उसी चीज को आप यहां भी पढ़ना चाह रहे हैं कि सुबह गए, क्लास में बैठ गए, अब टीचर की जिम्मेदारी पढ़ाए, हमारी जिम्मेदारी जो समझ में आया लिखे, झोला बंद किए, घर चले गए, खाए पिए सोए, फिर अगले दिन स्कूल में चले गए। रूटीन यूपीएससी में सिलेक्शन रूटीन वर्क से नहीं होगा। आप मुझे बताएं, चिंतन करें आप सब लोग, क्या आपने ऐसा किया? वंदना, एक स्टेटमेंट है, ऑनेस्ट स्टेटमेंट में सबका नाम लूंगा। वंदना ने कहा नहीं सर। गीता कह रही करते हैं, ठीक है गीता, अगर आप करें आपका रिजल्ट होगा 100% है। छवि कह रही है ओनली पीवाईक्यू पढ़ते हैं, बस बेटा यही यही बिल्कुल सही बात है, एकदम यही सब कर रहे हैं। विजय श्याम, नहीं सर। पूजा शर्मा, नहीं नहीं, मैंने जो प्रश्न पूछा है कि आप पीवाईक्यू बना करके वहां पर फिर से ये प्लान करते हैं कि अब की बार यहां से फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या हो सकता है? अंजनी चौहान नो, परमजीत नो, शहनवाज कह रहे हैं यस। इनका भी नाम आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आगे रिजल्ट में इनका, अगर ऐसा करे तो इनका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। सुबह परिहार, जो बच्चे कह रहे हैं मैं आपसे फिर बाद में पूछूंगा, अगर आप कहोगे कि हमारा नहीं हुआ, ईश्वर ना करे ऐसा कभी हो, तो आप लोग बताइएगा फिर क्या रीजन है, उससे भी एक निष्कर्ष आगे रखूंगा। कीर्ति पटेल नो सर। सना कभी कभी, कीर्ति भी कहें सर कभी कभी। गरिमा त्यागी नहीं सर, ठीक है ना। रश्मि पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं बस, बिल्कुल यही सभी करते। पूजा शर्मा, ठीक है ठीक है। अब सुबह परिहार, बट आपके मेंटरशिप की नीड बेटा, देखो चलो वो सब तो बाद की बात है, सबका वेलकम है जो बच्चे आएंगे। अब तो देखो अपने पास सीमित बच्चे हैं, अब हम लोग खूब अच्छा काम कर रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। जब भी, मेरे बारे में हमेशा याद रखें, अब जैसे कल 3 से 3.5 घंटे की क्लास एक ही हो गई, तो फिर उसके बाद रविरंजन सर की क्लास, आदित्य सर की क्लास, तो मेरी क्लासेस को आप इस प्रकार से कभी नहीं लेना चाहिए जैसे आप स्कूलों में पढ़ते हैं, कोचिंगों में पढ़ते हैं। आज भले उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है या नहीं है, लेकिन ये टीचर आएगा और 1-1.5 घंटा पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न है कि बच्चा एडमिशन लिया है तो कोचिंग में वो चीज पढ़ानी ही चाहिए, अदरवाइज बच्चा कहेगा कि इनके यहाँ क्लास नहीं होती। नहीं, उस हिसाब से आप जीवन भर केवल कोचिंग करेंगे, आप पास नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज इसी चर्चा से एक पॉइंट निकल करके लिखिएगा, और ये आज से करिएगा। जनवरी में हम भी पीवाईक्यू का एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको आज से करना है, ठीक है। लिखिएगा, पीवाईक्यू बेस्ड 3 to 5 फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन, एफपीक्यू आपको बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? एक आप एमसीक्यू बना लीजिएगा, सॉरी यहां मिलेंगे, तो एक आप एमसीक्यू बना लीजिएगा, और बाकी के 3-4 जो भी हैं उसको माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पैटर्न पर आप बना लीजिएगा, ठीक रहेगा। क्लियर है बच्चों? ये इसको प्लीज अभी से, जो भी बच्चे इस बार 2026 में या 27 में जो पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं,
वो सब बच्चे ये काम अभी से शुरू कर दें, 27 वाले भी, क्योंकि अब समय क्या रह गया, 25 बीता, 26, 27। जिनको भी पहले अटेम्प्ट में डीएम बनना है 21 साल में, गरिमा आप हो गया, आपकी सिस्टर होगी, ये सब जो 26 वाले, 27 वाले, छवि बेटे आपका 26 में ही है ना अटेम्प्ट, 26 में ही, ठीक है। और तुम्हारे अंदर मैं खुल के कह रहा हूं कि वो कैपेबिलिटी है, लेकिन हर एक बच्चा जो मेरा है, मैं उसको चाहता हूं कि वो बच्चा कभी भी, कोई भी, और किसी भी प्रकार से, अगर मैंने किसी बच्चे का नाम, सच बता रहा हूं, बोला है, तो उसका रिजल्ट हुआ है। तो आप जब मेहनत करेंगे, मुझे दिखेगा, तो मैं बोल दूंगा। सो उस कैटेगरी में आप लोग भी आइए कि हाँ, इसका रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे दिखाने के लिए 50 आंसर की जरूरत, एक ही आंसर से मैं पकड़ लेता हूं कि आपका होगा कि नहीं होगा। जैसे रिदम की जब मेंटरशिप मेरे पास आई, अब बेटे ये सारी बातें तो बिल्कुल सत्य नहीं, तो कोई अध्यापक ऐसे कैसे बोल सकता है। तो मैंने उनसे पहले दिन डे 1 क्या कराया था, जैसे उनकी मेंटरशिप आई, वो फर्स्ट टाइम, और देखो मैं कैसा इंसान, और कोई होता पहले पहले पैसे की बात करता है, एडमिशन की नहीं, मैंने कहा कि पहले तुम जाओ, कुछ भी जो तुम्हें आता हो मुझे एक पेज में A4 साइज में पूरा लिख करके दो, आज तक की अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में। और वो गई, तुरंत लिख करके ले आई, गई ले आई। इसको बाद में बच्चे भी और लोग भी थोड़ा वो समझ लेते हैं कि शब्दों का चयन अच्छा नहीं होता है। एक अध्यापक के लिए हर बच्चा वही होता है जो उससे पहले दिन मिलता है। क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अब कल को आप प्रधानमंत्री बन जाएं, तो आप अगर उम्मीद करें कि मैं आपसे उस लैंग्वेज में बात करूं, अरे आदरणीय, नहीं, दिस इज नॉट, फिर तो सब फेक हो गया। फिर क्या हो गया? फेक हो गया। ये इस पर मुझे मोदी जी की एक बड़ी अच्छी बात याद आई। उनसे पूछा गया कि आपके बचपन के दोस्त मिलते हैं? कहते हैं हम मिलते हैं, लेकिन अब मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब वो मुझको प्रधानमंत्री की निगाह से देखते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, आपका दोस्त अगर आपको दोस्त की निगाह से देखे, तो आपका जो जीवन है आनंद से भर जाएगा। इसलिए मैं जब ऐसे सेंटेंसेस कहूं कि मतलब, जैसा होता है ना, एक सम्मान देने के लिए आई गई कर दिया जाता है, एक आए गए कर दिया जाता है, तो एक बच्चे के लिए, स्टूडेंट उसके हमेशा वैसे रहते हैं, वो किसी भी पोस्ट पर जाए, प्यार और सम्मान दोनों में कमी नहीं होती, लेकिन शब्दों का चयन वो पहले दिन के हिसाब से ही टीचर करता है, लेकिन बच्चे बाद में उसको इश्यू बना लेते हैं। खैर, तो एक पेज मैंने लिखवाया, उस एक पेज को मैंने पढ़ा, उनकी राइटिंग देखी, मैंने कहा गुरु, मैंने अपनी वाइफ से बोला कि बस लगते हैं इस पे, ले जाऊंगा इसको, मैं निकाल ले जाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैंने उसमें कुछ और देख लिया या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, नहीं, मेरा कहना, उसका लिखना, और बिना वेट किए सीधा वो कंटेंट दे देना, तुरंत, मतलब तुरंत का तुरंत हो रहा था। तो मुझे लगा यार इसके अंदर है। और ये फरवरी 2022 की बात है, उसके पहले की कोई बात नहीं। सोचिए आप, प्री भी अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, एक बार प्री नहीं हुआ 2022 के पहले तक, और फरवरी में मुझसे मीटिंग। मैंने कहा अब इसका प्लान बनाते हैं, और वही प्लान जो आपके साथ चल रहा है, कुछ भी अलग प्लान नहीं। 3+1, तो किसी का सक्सेसफुल, सक्सेसफुल उसका जो उस पर चलेगा, जो काम करेगा, जो यही करेगा कि पीवाईक्यू को तोड़ के रख दो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो बच्चे डेफिनेट प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, डेफिनेट प्रीलिम्स अगर आप निकालना चाहते हैं, आज आप पीवाईक्यूज के साथ 5 से 8, 10 फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई प्रीलिम्स, मेरी सारी क्लास छोड़ दीजिए, अगर कोई आपका प्रीलिम्स रोक दे, आके जो मर्जी मुझे आप जो मर्जी कह लीजिए। क्यों? अरे जब सीआरआर सलार आप कर रहे हैं, तो जो आया है क्वेश्चन वो तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद 8-10 फैक्ट जो उसमें नहीं पूछे गए हैं, आपके पास कंटेंट में है, किताब में, आप उसको उठा करके वहां और भी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो छूटा क्या? पूरा सिलेबस तो कमांड में आ गया। सो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आज से ही ये एक्ट स्टार्ट कर दिया। देखिए, कभी कभी ये मैं सोच के नहीं आया था कि ये बात बोलूंगा, लेकिन अब स्टार्ट हो गई तो मजा आ गया मुझे भी। ठीक है, मुझे हर एक बच्चे को जो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में है, या जो नहीं भी है, आपको मुझे एज अ मेंटर यूज करना है मेरे बच्चों। अगर एज अ
वो कोचिंग वाला सुबह से शाम क्लासेस, तो फिर आप कभी भी फंसेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में टीचर बहुत सारे होने चाहिए जो आपके कोर्स को कंप्लीट करें, बिल्कुल सही बात, लेकिन एक मेंटर होना चाहिए। लेकिन वो मेंटर ना हो, वो मेंटर आपका जो सबसे मेन है वो होना चाहिए। इतिहास गवाह है, मुखर्जी नगर में रिजल्ट तभी हुआ था हम लोगों के टाइम में, और हम लोगों के पहले भी, मैं अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो प्री में तो धुआंधार ऐसा रिजल्ट होता था। 48-49% का रेशियो हिंदी का होता था, 50-51 उनका होता था इंग्लिश का, यही रेशियो चलता था, यानी एकदम इक्वल। क्यों? आप लोगों को वो चीजें कोई नहीं बताता, और आप सब नई पीढ़ी भी मदमस्त है, क्या ही दिक्कत, सोशल मीडिया देख करके एडमिशन लेती है। क्योंकि उस समय जितने भी सीनियर टीचर्स थे, जिसमें बहुत सारे अभी हमारे बीच नहीं है, दो चार जैसे अशोक सिंह सर, ऐसे लोग जो वृद्ध हो चुके हैं, अब मतलब इस फील्ड में है नहीं, ये इसी पैटर्न पर पढ़ाया करते थे, तो रिजल्ट होता था। अभी तो सब बिजनेस हो चुका है, एवरीथिंग इज बिजनेस। तो ऑब्वियस है, जहां बिजनेस है वहां पर जो बच्चे अपनी एक इनर क्वालिटी रखते हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो एवरेज है वो बाहर हो जाएंगे। लिख लीजिए आप, जो तूफानी बच्चे हैं वो तो निकल जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो हर घर में पैदा होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन सामान्य बच्चे अटक जाएंगे इस प्रोसेस में। चूंकि सीट तो एक ही हजार, मैंने पहले भी कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन भारतीय संस्कृति में सबसे बड़े भगवान, सृष्टि के निर्माता, नियंत्रणकर्ता और विध्वंसक, एक बना रहा है, एक पालन कर रहा है, एक विध्वंस कर रहा है। तीनों अगर आकर के यूपीएससी की कोचिंग देने लग जाए, उन भगवान का एक हृदय से सम्मान रखते हुए, तीनों लोग सोचो कि जिन्होंने सृष्टि को बनाया, अगर वो आकर के यूपीएससी की क्लासेस आपके लिए लें, प्रीलिम्स की क्लासेस की 2026 में प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या वो तीनों भगवान इस बात की गारंटी दे पाएंगे कि वो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका सबका प्रीलिम्स हो जाएगा, यानी सबका साथ सबका विकास, सबका प्रीलिम्स हो जाएगा? चलो कमेंट करो यार, थोड़ा क्लास में अलग प्रकार से सोचो, ट्रेडिशनल सोच हटाओ। नोबेल पुरस्कार भी कह रहा है कि ट्रेडिशनल पढ़ाई हटाओ, तो क्या पकड़ रहे हो यार? ग्लोबलाइजेशन में ऐसा क्या जो आप नहीं जान सकते हो? सुनील सर का ये टॉपिक यार 2 दिन हो गया खत्म नहीं। अरे भाई, ग्लोबलाइजेशन में तुम्हें क्या नहीं पता है? टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म पर क्या नहीं बता चुका हूं? खुद नहीं जोड़ लोगे कि अगर इसी प्रकार से टैरिफ बढ़ता रहेगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स लाए जाएंगे, प्रोटेक्शनिज्म चले, तो ग्लोबलाइजेशन टूट जाएगा। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को वैश्विक गांव में बदला, जैसे इंटरनेट ने दुनिया को वैश्विक गांव में बदला। तो वैश्विक गांव में आपस में लेन देन शुरू हुआ, लेकिन टैरिफ लगेगा तो आपस में लेन देन कमजोर पड़ेगा, सप्लाई चेन बाधित होगा, और इकोनॉमी और सोसाइटी एंड कल्चर सब में जो एक अमल, क्या बोलते हैं उसे, एक मिश्रण, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, कुछ अलग सोचिए। ट्रेडिशनल पैटर्न हटाइए अपनी लाइफ से। चलिए आगे आते हैं। तो मैंने क्या बोला? इनोवेशन एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग की बात नई शिक्षा नीति करती है मेरे प्यारे बच्चों, और मोक्यर साहब का तो स्टेटमेंट यही था। मोक्यर साहब ने क्या कहा था? ज्ञान के प्रति जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई, यानी हमने हाउ को व्हाई से रिप्लेस किया, तब जाकर के विकास की शुरुआत हुई। उन्होंने यही तो कहा था ना। तो भारत ने भी तो अब यही किया है, रोट लर्निंग से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग की दिशा ली है, यानी ज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत, हाउ एंड व्हाई को अब हमने जोड़ दिया है। किसके द्वारा? अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा, एनआरएफ जो हमने लाया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा।
स्किल बेस्ड जो हम एजुकेशन कैरिकुलम बना रहे हैं उसके द्वारा। तो हम कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक? बिहार वाले बच्चे बताएंगे थोड़ा सा भाई। मैंने कल ही मैसेज कर दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैंने कल ही कह दिया था कि ये सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगा। जोश में आ जाता हूं तो एकदम से बिल्कुल लगता है कि अब सब करा ही दूंगा, लेकिन कल बहुत से क्वेश्चन हो गए थे, 20 क्वेश्चन तो हो गए थे केवल नोबेल के ही, तो ऑब्वियस समय नहीं मिला। विचार जीवन का आधार है, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। अब इसमें मैं क्या बोलूं बताइए? तो क्या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो कल हमने पढ़ा है, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, यार इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक विचार से शुरू हुआ, एक थॉट से शुरू हुआ। बोलिए। आप कहेंगे हां कैसे? मोक्योर का वाई, मोक्योर ने वाई पर काम किया, यानी जो पहले और दूसरे और तीसरे, यानी एगियोन, इस वाई के साथ उन्होंने हाउ को जोड़ा। तो दोनों क्या थे? जब मिले तो इनोवेशन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल सामने आया और जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर एक बार तो आपने हाउ स्टार्टिंग में कहा था बेकार है। नहीं नहीं, वाई के बाद फिर से हाउ का भी समय आता है ना। यानी जब हमने कोई वैज्ञानिक आविष्कार कर लिया, नवाचार कर लिया, तो हाउ कैसे अब उसको हम लोगों तक लेके जाएंगे? पॉइंट इसके लिए अब ऐसा ना हो कि पता चले कि हाउ को हमने खत्म मान लिया, हाउ मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो चक्र में चलते रहते हैं, ठीक है ना। यानी जब समाज का, इनका कहना था कि जब समाज का सोचने समझने का तरीका बदलता है तभी उद्योग और विज्ञान बदलते। इसीलिए कहा गया है कि केवल ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं, केवल इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ज्ञान और इनोवेशन को अपनाने वाला समाज। ओपननेस इन सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड सो ऑन जो भी चीजें होती। पॉइंट इज क्लियर बेटा? यानी जब समाज का सोचने का तरीका बदलता है तभी उद्योग और विज्ञान बदलते हैं। मजा आ गया? यानी जब हम इतिहास पढ़ते हैं, ऐसा मोक्योर ने दिखाया, एनलाइटमेंट यानी जो प्रबोधन का युग था, वहां से एक थिंकिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। सोचने की क्रांति भी होती, केवल हरित क्रांति नहीं होती है, सोचने की भी क्रांति होती है, केवल सूचना क्रांति नहीं होती है, सोचने की भी एक क्रांति होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब थिंकिंग रेवोल्यूशन, अब ये सब शब्द जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं, प्रबोधन पे आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा, और जब आप प्रबोधन पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रबोधन पे आप जब प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर उसमें लिखिए कि प्रबोधन युग से तात्पर्य है विचार क्रांति, सोचने की क्रांति की शुरुआत। मजा आएगा कि नहीं आएगा एग्जामिनर को? ठीक है, अब आते हैं, यानी 8, 9 एंड 10, ये बिहार की कहावतें हैं। अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। ऑब्वियस है कि प्रोएक्टिव होकर के जिसने काम किया है, जिसने समय पर काम किया है, यानी समय की महत्ता को जिसने समझा है, वह हमेशा सफल रहा है। वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, और चाहे राष्ट्र हो, जिन्होंने समय को समझा है। अगिला खेती आगे आगे, ये बिहार की है। और यहां पर मैं अपने मन की बातें कहना चाहूंगा। अध्यापक अपनी बातें कोई भी कह सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैं एक व्यक्तिगत मतदाता की हैसियत से बात कर रहा हूं, अगर मैं आज बिहार का एक बच्चा होता, ट्रस्ट करिए चाहे प्रशांत किशोर जी एक भी सीट ना जीत पाए, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है वो एक भी ना पाए, चूंकि कास्ट में, रिलीजन में बटा हुआ हमारा समाज है, चाहे बिहार का हो चाहे इंडिया का कहीं का, लेकिन बिहार में थोड़ा सा और भी गहरा, चूंकि थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा ये सारी चीजें, थोड़ा आर्थिक विकास थोड़ा संकट में हर जगह है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा एनालिसिस में जो मैं अपने बच्चों से, आप ही लोगों में से जो मेरे पास बच्चों पूछते हैं,
मतलब उनसे पूछता हूं जब हमारी बातचीत होती है। लेकिन अगर मैं एक मतदाता होता तो शायद मैं उनका चयन करता। मैंने शायद बोला है क्योंकि अभी समय है, तो शायद मैं उनका चयन करता, निष्पक्ष होकर के बात मैं आपसे कह रहा हूं। रीजन ये नहीं है आप किस विचारधारा के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। जब भी एक परिवर्तन की आवाज कोई दे तो हमें सोचना चाहिए। केवल सड़कें, केवल किसी के खाते में पैसा भेज देना, केवल रेलवे, केवल मैं कह रहा हूं इनके द्वारा भी विकास होता है, लेकिन केवल इन्हीं के द्वारा नहीं होगा जब तक हम जड़ों को नहीं सींचेंगे। सड़कें हमने बना दी, रेलवे हमने दे दिया, लेकिन हमने जड़ों को नहीं सींचा कि उस सड़क का, उस रेलवे का, उस ऊर्जा का, उस बंदरगाह का उपयोग स्थानीय लोग मत्स्य पालन में स्किल डेवलप करके कैसे करें, कैसे वो अपनी इनकम बढ़ाएं, उनके बच्चों को, नौनिहालों को। जब तक हम एक नए ढंग की सोच, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो ये सड़कें वीरान रहेंगी। आप देखिए बड़ी बड़ी सड़कें जहां पर टोल टैक्स लगता है, आप निकलिए दिल्ली से, मतलब जब मैं लखनऊ जब घर जाता हूं तो जो एक्सप्रेस वे है या जो भी केवल कारें चलती हैं दोस्त, और कारें कितने लोगों के पास हैं हिंदुस्तान में, चिंतन कीजिए आप। अभी मत कहिए कि बहुत लोगों के पास है, आपको कुछ नहीं पता है फिर अगर बहुत लोगों के पास है। कुछ लोगों के पास कई कारें, सिंपल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला खेती आगे आगे मैं अपनी बात यहां निबंध के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं शायद उनको चूज करता, फिर भी शायद सब लगा रहा हूं क्योंकि विवेक आपका, मैं किसी को नहीं कह सकता हूं कि आप उनको वोट दीजिए, इसलिए मैंने शायद लगाया, परहैप्स लगाया कि शायद मैं उनको देता, जिससे आपको निष्पक्ष लगे, ये ना लगे कि मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं। एक अध्यापक को किसी का समर्थन तब करना चाहिए जब उसको अपना वोट देना, उसको सत्य बताना चाहिए, क्योंकि वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उनके अंदर है कि अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं स्कूल पर काम करूंगा, कॉलेजेस पर काम करूंगा, और ऐसे नहीं करूंगा वो पुरानी पद्धति पे कि स्कूल की बिल्डिंग ठीक करा दिया, 1,000 नौकरियां निकलवा दी, सॉरी 1 लाख नौकरियां निकाल दी, एक एक मास्टर और भर्ती कर दिए। नहीं, रूट पर काम करना, यानी बिहार का रिस्ट्रक्चर करना, सब कुछ नए से शुरू करना, यानी जो टीचर हैं उन्हीं महोदय को और स्किल देना, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना, उनकी जवाबदेही सेट करना, जो हेल्थ सेक्टर उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना। कमियां उनमें भी होंगी, आप उनको पसंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन मुझे एक उम्मीद दिखी है, टू बी ऑनेस्ट, कि और मैं दिल से उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता हूं। लेकिन वही है कि हम लोग ब्रह्म राक्षस हैं जो बातें करते हैं लेकिन व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मैदान में उतर नहीं पाते, क्योंकि यहां पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबके साथ। तो अगला खेती यानी प्रोएक्टिव होकर के सोचना कि कौन सा राजनीतिक दल आएगा तो केवल हमें स्कीम का लाभ नहीं देगा, क्योंकि स्कीम का लाभ क्या, हमारे बच्चे भी वही, हमारे घर की औरतें देख रही हैं कि सरकार उनके अकाउंट में 10 या 20 या 50 हजार डाले। क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा? ये भी अच्छी बात है। इट्स कॉल यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ हम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो महिलाएं इस बात, ये पैसा भी आए, प्रशांत किशोर जी आए तो ये पैसा भी दें, या कोई और आए तो ये पैसा देता रहे, बीजेपी आए कोई दिक्कत, लेकिन उसके साथ साथ रिस्ट्रक्चर करिए, हेल्थ को, एजुकेशन को, न्यूट्रिशन को, और स्किल को, और ट्रेनिंग को। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बिहार चमकने लग जाएगा। तो कम से कम एक कोई नया विचार लेके, और सबसे बड़ी बात वो अपने विचारों को बड़ी गर्मजोशी के साथ रख रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब अच्छा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कि चलो यार कम से कम इतने खुल के बोलने वाले लोग हैं और ईमानदार हैं, इसलिए खुल के बोल रहे हैं। खैर, अब आते हैं इसको नोबेल प्राइज पर लेकर के। मैं सच बता रहा हूं, जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, मैं एक दूसरी विचारधारा से उस समय तक बहुत कनेक्टेड था, बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, इनफैक्ट मैं एक्टिव मेंबर था। लेकिन मैं डेली जंतर मंतर पर तिरंगा लेके जाता था, गाल पे लगवा करके खड़ा रहता था ऐसे। मेरे पार्टनर साहब जो अभी आपके बिहार में डिप्टी कमिश्नर हैं, ट्रैक्टर पार्टनर क्यों, मेरा समझिए कि मेरा कोई सगा छोटा भाई नहीं है, तो वो वही है मेरा, मतलब उसका मेरा संबंध वैसा वाला है, मतलब एक लेवल के ऊपर का होता है,
हमेशा पार्टनर रहे दिल्ली में। तो वो मुझसे कहता था, वो भी कहता था, "काहे नहीं आप भी जाते हैं, इतना अच्छा बोलते-वोलते हैं, आपका भी ठीक-ठीक है, पत्रिका-वत्रिका आपकी अच्छी चलती है, तो काहे नहीं आप जा करके जो है मंच पर खड़े होइए कुछ न कुछ।" हमने कहा, "नहीं यार, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं उस रूप में परिवर्तन लाने में मेरी पर्सनैलिटी सक्षम नहीं है। मुझे अपनी जो सीमाएँ हैं, वो पहले से पता होती।" खैर, और जब केजरीवाल की सरकार बनी, बच्चे मैं रो रहा था। इतना इमोशनल कि हम दोनों पार्टनर थे, मैं रो रहा था। वो बंदा जब जीता है, जब शपथ ले रहा था, उस बीच में मैं इतना इमोशनल था, मुझे लगा कि यार अब देश बदल जाएगा। सच बता रहा हूँ। और अब लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा। और फिर मैं जुड़ा भी, उनका एक प्रोग्राम आया, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें मैं जुड़ा भी। सोचिए, जबकि मैं दूसरी विचारधारा का हूं, लेकिन मुझे परिवर्तन पसंद है, इनोवेशन पसंद है, और जो कल क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का जो जोसेफ शुम्पीटर साहब का जो मॉडल है, ये भी बहुत पसंद है, जिस पर दो व्यक्तियों को नोबेल मिला, कि भाई आपको नई चीजों की तरफ जाना चाहिए। अब वो क्या हुआ क्या नहीं, उसमें मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव मैं किसी के बारे में क्या बोलूंगा। अभी मेरे अंदर ही बहुत सी कमियां हैं, मुझे उसको ठीक करनी है। तो प्रशांत किशोर जी, अब मेरे वही एक फॉर्मेट निकल करके आ रहे हैं। उनसे पूछा भी गया, कहीं आप अरविंद केजरीवाल की तरह तो नहीं हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो स्टेटमेंट भी थोड़ा कनेक्ट किया कि चलो कम से कम उनकी गलतियों से वो सीख रहे हैं। तो और ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया होगा, हेल्थ एजुकेशन पर उन्होंने ठीक किया है, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, चूंकि सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप लोग इस प्रकार के फ्लेक्सिबल बनिए अपनी लाइफ में। जाति, धर्म, जेंडर आपका है, एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन समाज में जब परिवर्तन की चेतनाएं उठें, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, एक बार आप ठगी, आपके साथ धोखा हो गया, लेकिन अगर पहले वालों को देखें तो क्या बहुत बेहतर हो रहा है। खासकर मैं बिहार के रेफरेंस में बातचीत कर रहा हूं। बिहार के जो बच्चे हैं यहां कमेंट कर सकते हैं कि क्या जो पहले वाले में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चीजें बेहतर हुई हैं, कोई मना नहीं कर सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो बिहार की रूट प्रॉब्लम है ना, उस रूट प्रॉब्लम पर तो काम ही नहीं हुआ। रूट प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का ना होना। और कौन सी इंडस्ट्री? एग्री स्टेट है, एग्री इंडस्ट्री का ना होना। आपके बिहार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं, आप चिंतन कीजिए कि बिहार में क्या फूड प्रोसेसिंग को लेकर के आंदोलन टाइप की स्थिति बनी। आंदोलन मतलब क्या? सड़कों पर उतरना नहीं। आंदोलन मतलब जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट, अमूल, अमूल जैसा सहकारिता आंदोलन क्या बिहार में नहीं हो सकता? चिंतन कीजिए। एग्री स्टेट है, रिच एग्री स्टेट है, और प्रोसेसिंग की तो जो संभावना, झींगा यानी फिशरीज, लाइव स्टॉक रियरिंग, पशुपालन, ये जान है बिहार की। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, और बहुत समझदार व्यक्ति हूं मैं, इसको आप हल्के, अब ये मैं केवल उस रेफरेंस में बात कर रहा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, वो भी बहुत डीप पढ़ा लिखा व्यक्ति। इस विषय पर कोई मुझसे डिस्कस करना चाहे तो करे। बिहार की प्राइमरी सेक्टर की जो इकोनॉमी की संभावना है, वो भारत के अन्य 27 राज्यों से बेहतर है। आप जब चाहें इस पर मुझसे किसी से भी डिस्कशन करा सकते हैं। अभी आप कहें तो मैं इस पे 3 घंटे बोल सकता हूं, जबकि सोचिए कि बिहार अभी बहुत ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया हूं, क्योंकि वो सेशन रवि सर लेते हैं। लेकिन बिहार एग्री स्टेट है, और भारत के 27 राज्यों में सबसे ज्यादा संभावनाएं प्राइमरी सेक्टर को लेकर के वह बिहार की। और अगर बिहार की हैं, तो बिहार विकसित राज्य बन सकता है। कैसे बन सकता है? ये सुनील अभिव्यक्ति के कहने से, या आपके जानने या कहने से नहीं, ये मेरे प्यारे बच्चों बन सकता है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से, आर्थिक सिद्धांतों से। आर्थिक सिद्धांत क्या कहते हैं? क्लासिकल इकोनॉमी की अवधारणा क्या है? क्लासिकल इकोनॉमी की अवधारणा है कि सभ्यताएं अपनी विकास की प्रक्रिया में आर्थिक केंद्र में सबसे पहले कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों को रखती हैं। यानी किसी भी क्षेत्र, देश, राज्य के विकास में सबसे पहली भूमिका होती है, वो होती है एग्री एंड अलाइड एक्टिविटीज की। समय के साथ यही
इनोवेशन एंड इन्वेंशन, माफी चाहूंगा, पहले इन्वेंशन एंड इनोवेशन होते हैं, और उसके बाद इस कृषि और सहायक गतिविधियों का स्थान उद्योग ले लेता है। समय के साथ व्यवस्था और आगे बढ़ती है, सभी कनेक्टिविटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, और राज्यों के बीच में, राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, और फिर ग्लोबलाइज स्तर पर, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और फिर क्या होता है, सर्विस सेक्टर केंद्रीय भूमिका निभाता है। जैसे हम अगर यूएसए को लें, तो यूएसए एक आदर्श से पहले के गृह स्टेट था, फिर इंडस्ट्री का आया, और अब उनकी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी को आप बिहार पे लेकर के आ जाइए, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आप इसको जब बिहार पे लेकर के आते हैं, तो पहली चीज आपको क्या मिलती है, चिंतन कीजिए आप, कि जिस तरीके से अमेरिका क्लासिकल इकोनॉमी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कृषि के बेस पर, लिखते चले, कृषि के बेस पर, यानी प्राइमरी सेक्टर के बेस पर सेकेंडरी सेक्टर का निर्माण करता है, यानी शहरों का, कारखानों का, उसी प्रकार से, और बाद में सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी बनता है, क्या उसी प्रकार से अगर हम बिहार को आज अमेरिका से 250 वर्ष पिछड़ा मानते हुए, यानी उनको जब आजादी मिली तब से आज का समय में जोड़ रहा हूं, 200-250 वर्ष पिछड़ा मानते हुए अगर हम जीरो से, शून्य से शुरुआत करें और बिहार को एग्री स्टेट बनाए, और फिर जब एग्री स्टेट की बुनियाद बने, यानी कृषि और सहायक गतिविधियों को मजबूत करने, 5 सालों में एकमात्र हमारा फोकस हो कि एग्री स्टेट, इसे मुझे डेवलप्ड एग्री स्टेट बनाना है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट खड़ा करना है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस के प्रिंसिपल पर काम करना है। और जैसे ही बिहार एग्री स्टेट में पूरे देश को लीड करने लग जाए, वैसे ही अपने आप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिलायंस फ्रेश पहुंच जाएगा, अमेजॉन फ्रेश पहुंच जाएगा, ना जाने कितने फ्रेश फ्रेश, समझ रहे, जो ये ऑनलाइन दुकानें चला रहे हैं ना ऐप के थ्रू, अमेजॉन फ्रेश पर ताजी सब्जियां, ये अमेजॉन फ्रेश वाले पहुंच जाएंगे बिहार, और बिहार के किसानों के साथ ही करेंगे डायरेक्ट डील। सरकार उसमें एक बेहतर नियम कानून लगाए, जिससे इस डील में कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी प्रकार से गलत फायदा ना उठा पाए। कौन से लोग, कौन से लोग इसका फायदा ना उठा पाए मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि जो भी कारपोरेट्स होते हैं। तो कारपोरेट वहां जाएगा, कारपोरेट की एनिमल स्पिरिट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के स्टेटमेंट से कभी नहीं आने वाली है, वो हल्की सी प्रज्वलित होगी बस। असली एनिमल स्पिरिट इन्वेस्टमेंट की तब आएगी जब देखेंगे कि अरे गुरु, यहां के राज्य में लोगों की इनकम बढ़ रही है, बिहार की पर एग्री स्टेट चरम पे, रेवोल्यूशन के सेंटर में, और लोगों की इनकम बढ़ना स्टार्ट। अब तुरंत कौन नहीं पहुंचेगा बिहार, चूंकि बेचना सबको है, कमाना सबको है। और जैसे ये इंडस्ट्रियां वहां पहुंचेंगी, या प्लेटफॉर्म्स वहां पहुंचेंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो जाएगा, और सर्विस सेक्टर लेड डेवलपमेंट भी शुरू होना हो जाएगा। बिहार के लगभग डिस्ट्रिक्ट्स में जो बड़े बड़े हैं, 5 स्टार होटल्स ओपन होंगे। क्यों ओपन होंगे, उसके पीछे रीजन है, बिहार एक जबरदस्त कल्चरल टूरिस्ट प्लेस भी है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि मैं कहना चाह रहा हूं कि एक चीज जो हमारी ताकत, उसको और अच्छी ताकत बना, और उसके बाद, और ताकत भी कैसे, पॉकेट्स में, यानी बिहार को पॉकेट्स में हमें डिवाइड करना है। पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर आप लें, तो आप उसको पॉकेट में डिवाइड करिए, हर एक पॉकेट की ताकत को पहचानिए, और फिर उस ताकत के अकॉर्डिंग आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करिए। ना कि बिहार की कृषि नीति, यूनिवर्सल कृषि नीति बिहार के लिए, वारे भाई वारे भाई, सलूट है, सलूट है, सलूट है। पूरे देश के लिए एक कृषि नीति की सजा हम भुगत चुके हैं। जब हमारे यहां हरित क्रांति 1960s में आती है मेरे प्यारे बच्चों, उसने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, अमेजिंग, वो इनोवेशन अमेजिंग था, भारत रत्न वाला था वो। लेकिन मेरे बच्चे, वहां से एक सबक मिला, एक लेसन मिला, लेकिन हमने करेज टू एक्सेप्ट नहीं दिखाया, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव, वो हमने नहीं दिखाया। हमने क्या किया, जब देख रहे हैं कि ये वही सफल हो रही है जहां पर किसान के पास भूक्षेत्र बड़ा है,
किसान आर्थिक रूप से मजबूत है, जो इनपुट को आसानी से अवेलेबल करा सकता है, सरकारी सुविधाएं इनपुट के अकॉर्डिंग, यानी नहरी सिंचाई अच्छी है। कहां? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 3 जगहों पर। यानी जहां पर बड़े लैंड थे, किसानों के पास पैसे थे, वो इनपुट लगा सकते थे, सिंचाई की सुविधा अंग्रेजों के कार्यकाल में नहरी सिंचाई डेवलप कर दी गई थी, वहां तो हरित क्रांति आ गई। लेकिन उसके बाहर के क्षेत्र, तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉकेट्स, बिहार को पॉकेट्स में बांटने की जरूरत। पॉकेट 1, पॉकेट 2, पॉकेट 3। नई पीढ़ी को पढ़ना भी अच्छा लगेगा। पॉकेट वर्ड कनेक्ट भी करेगा जेब से, पैंट से, हर जगह तो पॉकेट होती। नई पीढ़ी के बच्चे चर्चा करेंगे। अब आप ला रहे बिहार की कृषि नीति, यार बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो अगर आप बिहार का विकास चाहते हैं, नए इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी गढ़िए। बिहार पॉकेट 1, मुंगेर पॉकेट 2 में है, जो है मोतिहारी पॉकेट 3 में है, पटना पॉकेट 1 में है। पॉकेट 1, पॉकेट 1। तो बच्चे भी आपस में बात करेंगे कि यार मेरा पॉकेट 3 में है और मैं अपने पॉकेट को मजबूत बना के रहूंगा। दिस काइंड ऑफ इनोवेटिव विजन एंड आइडिया जब आप डेवलप करेंगे बिहार के विकास के लिए, तभी होगा अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। अगला खेती प्रोएक्टिव। और यही नोबेल पुरस्कार भी हमें सिखाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी यह जो कहावत है, ये क्या बताती है? ये बताती है इनोवेशन साइकिल। क्या बताती है ये कहावत? हमें बताती है इनोवेशन साइकिल के बारे में। क्या बनाती है? इनोवेशन साइकिल के बारे में। यानी ये कहती है, जरा शब्द पकड़िएगा, कल तक हमने इनोवेशन पढ़ाया था, अब आज इनोवेशन साइकिल की बात कर रहे हैं। इनोवेशन साइकिल का मतलब, जैसे इकोनॉमी का आप पढ़ते हैं ना, इकोनॉमी का एक साइकिल होता है, बीसीएस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे इनोवेशन का साइकिल की एक इनोवेशन ए बी को ताकत देता है, बी सी को देता है, सी डी को। और कल आपने पढ़ा है, बहुत विस्तार से मैंने पढ़ा है कि एक ने सुई बनाई, मोनोपोली कर लिया, तो दूसरे ने थोड़ी इनोवेटिव सुई बना दी और इसने भी मार्केट का शेयर खींच लिया। तो पहले वाले ने और इनोवेशन किया, पेटेंट किया। एक चौथा यहां खड़ा था, कह रहा गुरु ये लोग अकेले माल खा रहे, हम भी आएंगे। इसीलिए आप देखिए, एक ही प्रकार के कितने साबुन मिलते हैं। साबुन तो साबुन ही है यार, सोप, जिससे आप नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं। सबका काम एक ही है, लेकिन कहीं फेना ही लेना, कहीं पता नहीं क्या लेना। चिंतन कीजिए आप, उतने साबुन, उतने वाई, चिंतन कीजिए। वो सब यही इकोनॉमिक्स के नोबेल से जुड़ा है। ये सब इनोवेशन साइकिल के उदाहरण है। जितने भी साबुन, जितनी भी क्रीम, जितनी भी जो भी आप मार्केट में विभिन्न प्रकार की वैरायटी एक ही चीज की देखते हैं, वो सब इनोवेशन साइकिल के उदाहरण है। तो ये जो अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे, मेरे प्यारे बच्चों, यह इनोवेशन साइकिल को सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से बताती है। और क्या बताती है? कि जो किसान या समाज पहले सुधार अपनाता है, वो आगे निकल जाता है, और जो देर से अपनाता है, वह कितनी भी स्पीड से भागे, वह पीछे ही रह जाता है, जैसे कछुआ और खरगोश। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इसको अगर हम बिहार के लिए और अच्छे से समझाना चाहें, तो एग्जांपल हम साउदर्न स्टेट का दें। फॉर एग्जांपल किसका? अगला खेती। जैसे भारत में जो राज्य, 28 राज्य है हमारे पास, तो जो राज्य इनिशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पॉलिसी लेकर के आए, जैसे कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, ये आज क्या हिंदुस्तान के इनोवेशन लीडर हैं कि नहीं? चलो बोलो भाई, हैं कि नहीं? इनफैक्ट मद्रास, सॉरी, तमिलनाडु भी, ये आज इनोवेशन के लीडर हैं कि नहीं? तो यह सीधा जो एग्योन और हॉबिट का नवाचार प्रतिस्पर्धा मॉडल है, इनोवेटिव कंपटीशन मॉडल का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसके साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है जो आईटी की
पॉलिसी रही है कर्नाटक या तेलंगाना की। एगियोन और हैबिट का इनोवेशन कॉम्पिटिटिव मॉडल क्या कहता, वही जो मैंने कल बताया। एक कंपनी ने सुई बनाई, पेटेंट लिया, दूसरे ने भी फिर सुई बनाई, उसका पेटेंट लिया, तीसरे ने कहा हम भी करेंगे, तब तक पहला वाला कह रहा हम कुछ और इनोवेशन करेंगे, और ये इनोवेशन का कंपटीशन हो गया, ढेर सारे इनोवेशन हो गए, और आपके घर में लाइफ बॉय साबुन से लेकर के लक्स से लेकर के, एक परिवार में 6 सदस्य या 10 सदस्य हैं, आप देखिएगा अगर थोड़ी सी भी उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी सी ठीक है, बहुत अधिक नहीं, तो पिताजी का साबुन अलग होता है, शैम्पू वो यूज नहीं करते, माता जी का साबुन और शैम्पू अलग, बेटियों और बेटों का साबुन और शैम्पू ऑलमोस्ट अलग। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये कैसे होता है? ये जो शैम्पू साबुन हम लोग अपने घरों में अलग अलग यूज करते हैं, वो होता है इसी एगियोन और हैबिट के इनोवेशन कंपटीशन मॉडल से, कि एक इनोवेट करेगा तो दूसरा भी करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा भी करेगा, तीसरा करेगा तो चौथा करेगा, फिर पहला वाला फिर से करेगा, फिर दूसरा वाला, फिर 8वां आ जाएगा, फिर 15वां आ जाएगा, फिर 25वां आ जाएगा। मजा आ गया? अगला खेती आगे आगे। तो बिहार में अगर हम यही मॉडल लेकर के चलें तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉकेट में डेवलपमेंट कराइए। अजीबोगरीब पुरानी पुरानी इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी, नई पीढ़ी के बच्चे बोर हो जा रहे। और बिहार की, आपको ये लग सकता है कि मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बिहार से नहीं, मैं यूपी से हूं, दिल्ली में मैं रहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार को देखना है ना, तो दिल्ली को देखिए, आप दिल से देखिए। मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं, और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप हकीकत नगर का जो मेट्रो स्टेशन है, कभी अगर आप उतरिएगा उधर, आपको पता लग जाएगा। इस जितने भी ऑटो, ये बैटरी रिक्शा, आप देखिएगा आंधी लगी हुई, गालियां खा रहे हैं, पुलिस के डंडे भी चल रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं कि एक सवारी बैठ जाए। सुबह से शाम तक की कमाई कितनी? 400-500, रिक्शे का किराया एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें, खाना पीना निकालिए तो 300-400-500 रुपए, अगर सही दांव लग गया तो। लेकिन अगर बिहार को बेहतर ढंग से बनाया जाए तो इनको 15,000 का काम वहां मिल जाएगा। अगर 15 का नहीं भी मिलता है तो 12 का मिलेगा। अपनी मिट्टी में रह के हुए 12 का काम भी बहुत बड़ा काम है। और फिर जब उनकी पीढ़ियां स्किल हो जाए, वो जाएं बाहर, जहां मर्जी हो जाए। तो विकास ही, मतलब ये कहा जाता है ना कि विकास ही घाव भरने का सबसे बड़ा मलहम होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसन बोईब वैसन काटब, यानी जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ऑब्वियस है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से हो, यानी बबूल में तो कांटे ही होंगे, फल तो फल देने वाला पेड़ है नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी है, ये सिंपल सी इस कहावत की जो मीनिंग है, वो थीम है कि जैसा कर्म वैसा परिणाम। सिंपल सी बात है, ठीक है? जैसा कर्म वैसा ही परिणाम। तो ये जो है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये मोक्यर का जो सिद्धांत है, ये मोक्योर साहब का जो सिद्धांत है, मैं एम लिखूंगा केवल, ये उसके साथ जुड़ रहा है। जी हां, मोक्योर का जो प्रिंसिपल था बेटा, जो मैंने कल पढ़ाया था, जिसे हम बोलते हैं नॉलेज इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं नॉलेज इन्वेस्टमेंट, मेरे प्यारे बच्चों। तो यह मोक्यर के प्रिंसिपल नॉलेज इन्वेस्टमेंट से सीधे जुड़ रहा है। कैसे? नॉलेज में इन्वेस्ट करो। जैसे आप लोगों से मैं कहता हूं ना कि पर्सनल मेंटरशिप लो, या लगातार किसी टीचर के साथ कनेक्ट रहो, उसके किसी न किसी कोर्स के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन में स्वयं रह ही नहीं सकते, और कोई नहीं रह सकता। अगर रह सकते तो प्राचीन काल की गुरुकुल पद्धति को उठा करके आप लोग देखिए, राजा रजवाड़े अपने बच्चों को आश्रम में भेजते थे। जो बच्चे बचपन से लेकर के एक सर्टेन एज तक, विद्यारंभ शुरू होने से पहले तक पैलेस में एक किस प्रकार के प्रिंस होते हैं, अमीरों के बच्चे उस वातावरण में रहते हैं, उसके बाद उन्हें जंगल में भेजा जाता है वाई गुरुओं के पास, और उन गुरुओं को वह राजा 8-8 हजार गांव, 10-10 हजार गांव की जमीन दान देते थे कि यहां से आप पैसा नहीं, मतलब यहां से आपके आश्रम का खर्चा निकलेगा। क्यों ऐसा होता था? चिंतन कीजिए।
क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो कितना भी अनुशासित करेंगे, बच्चे अनुशासित नहीं रह सकते हैं, बच्चे सीखेंगे, अनुशासित होंगे किसी गुरुकुल के साथ ही। वही चीज मोकेर साहब भी यहां कह रहे हैं कि नॉलेज इन्वेस्टमेंट से जुड़ता है, कि समाज को एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में निवेश करना चाहिए। समाज मतलब हम और आप भी, और उसके साथ साथ देश भी, इसमें निवेश करना चाहिए। जैसे अगर मैं शूटिंग में निवेश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, तो क्या ये एक टीचर का इनोवेशन है कि नहीं? आप ट्रस्ट करिए, मैं कहीं और होता तो अब तक आदमी दंग रह जाते। बकवास बकवास चीजों की जो रील्स होती, हमारी टीम ने शायद एक रील डाल दी थी जब मैं स्टेट में गोल्ड मेडल लिया था और मैं क्वालिफाई किया था प्री नेशनल के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी चीज वायरल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो तो मेरा कंसर्न ही नहीं। मैं उसको समझिए कि आपने मुझे 2019 से देखा होगा, मैं यार जब अनअकैडमी की तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आता था या अड्डा की तरफ से कि सर आप बोलते नहीं हैं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं बोलता ही नहीं था कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे मतलब नहीं। आपका हृदय कहता है तो आप करिए, नहीं करता तो मेरा काम है पढ़ाना, और मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो एडमिशन आता है, और वो शुरू से आ रहा, आज तक आ रहा है। मेहनती हूं, हार्डवर्किंग हूं, और नई चीजों को लाने में विश्वास रखता हूं। आप सोचो कि एक टीचर यार इस एज में 40 प्लस में आकर के और एक गेम चूज करता है, जो गेम इतना इजी नहीं है। 1.5 किलो की पिस्टल हाथ में रख करके देखिए, और वो इंसान 3 घंटे उसको लेकर के खड़ा रहता है, अपने घर में प्रैक्टिस करता है, रात को 12 बजे 1 बजे तक वो प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है और कोई चर्चा नहीं, कोई मतलब नहीं। वही जो आप सब लोग देख लें, और बकवास की चीजें आज हम आपको सिखाएंगे, पता नहीं क्या है, और आप उस पे देखिए मिलियन आप मिलियन, किसी की आलोचना कर दीजिए, किसी को गालियां बक दीजिए, मिलियन आप मिलियन। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि क्रिएटिविटी के प्रति हमारा समाज, हमारा देश कहां तक आगे। इनफैक्ट आप लोगों को भी हमारी टीम ने शायद मैसेज किया था, मुझे याद आ रहा है कि इस पर कमेंट कीजिएगा। मुझे वो लाइन भी आ रही है, आदित्य सर ने लिखा था कि हम लोग अमूमन कहते नहीं है, शायद ऐसा कुछ था उनका, कि आप लोग लाइक शेयर कीजिए, लेकिन इसको जरूर करिएगा। सोचिए कि अपने बच्चों को भी कहना पड़ रहा है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन तो हमारी लाइफ में है ही नहीं ना। हम तो एक सेट पैटर्न पे कुछ दिन पढ़ेंगे, नहीं होगा शादी कर लेंगे, छोटा मोटा काम हो जाएगा, जो लड़कियां ठीक है यार वो कमाएगा, हमारा काम चलता ही रहेगा। इस सिंपल माइंडसेट क्या है, जो इसको ब्रेक करना चाहेगा वही इतिहास बनाएगा। तो आपको सोचना है कि आपको भीड़ का हिस्सा बन के एक दिन खाक हो जाना है, या भीड़ को तोड़ करके अपने आप को खास बनाना है। तो खाक और खास, ये दो शब्द आपके सामने डाल रहा हूं मोटिवेट होने के लिए। होते रहिए कि आपको खाक बनना है या खास बनना है। क्या बनेंगे उसका निर्धारण आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर्म तो कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, दैट्स इट। तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी। अब मैं आता हूं, मैंने अपना जिक्र क्यों किया, इसलिए किया कि कल को जब मैं अपना एक सिस्टम डेवलप करूंगा, तो मेरे यहां जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे आएंगे, ध्यान से देखिए वापस, इन बच्चों को मैं, वो क्या करते हैं, क्या दिन भर पढ़ते हैं ना, 2 घंटा वो बतरा पे घूमते हैं। ये नियम होता है, हम लोग भी घूमते थे, इसमें कोई बुराई नहीं। घूमते ना फ्रेश होने के लिए, 1.5 घंटा 2 घंटा, हर एक बच्चा फ्रेश होना। तो फ्रेश होने आप क्या करते हैं, आप जिम करते हैं, आप पार्क में टहलते हैं, आप योगा करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, हंसी ठिठोली, सब अच्छा, सबका सम्मान। लेकिन अगर इन्हीं में से 100 बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन इन्हीं 100 में से अगर 2 बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में आ गए, उन्होंने कहा कि सर हम आपके साथ यूपीएससी भी करेंगे, बट सर हम शूटिंग भी करेंगे। क्यों? क्योंकि शूटिंग में 37 गोल्ड मेडल है अप्रॉक्स, यानी ओलंपिक के जितने इवेंट होते हैं एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मेरे प्यारे बच्चों शूटिंग में होता है। अब एक बच्चा 18-19 साल की उम्र में मेरे संस्था में आया, आप चिंतन कीजिए, 18-19 वर्ष में ऐसा मैं कर नहीं पाऊं, क्योंकि मेरे साथ मुसीबत यह है कि इतना इनोवेटिव हूं कि अगर कोई मेरे साथ बैठता है तो 4 दिन में भाग लेता है वो, क्योंकि वो मेरी एनर्जी के सामने ठहर ही नहीं सकता। तो और मुझे गिराने के लिए टीम, जहां पर भी आप देखोगे 4-5 लोग ऐसा काम करेंगे, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरा टांग पकड़ खींचेंगे। तो फिर मैं सोचता मैं हटाओ यार इन लोगों को, ये लोग आगे बढ़े, ईश्वर करें सब अरबों रुपया कमाए, मैं इनोवेट करता रहूंगा। एक दिन कोई एक ऐसा, मैं भी इंतजार में हूं, और ईश्वर की तरफ से मुझे आवाज आती है, एक दिन एक कोई आएगा
जिसके पास पैसा होगा और वो कुछ अच्छा करना चाहता होगा, यहीं कंधे पे हाथ रख देगा कि सुनील सर आपके साथ खड़े हैं। यहीं कोई हरियाणा, नोएडा, ऐसा मेरे मन में आता है। कोई न कोई एक ऐसा आएगा, एक ऐसा इन्वेस्टर आएगा। क्योंकि मैं दिल्ली में, इसलिए मैं हरियाणा, नोएडा की बात कर रहा हूं। बिहार का भी, यूपी का भी कोई हो सकता है, कंधे पर हाथ रख दे। आप देखिए, दिशा बदल दूंगा। कैन इंडिया विन 50 गोल्ड मेडल इन वन सिंगल ओलंपिक्स? जिसने 50 आज तक नहीं जीता, यूपीएससी कह रहा है कि 50 जिताओ। तो ये डीएम की जिम्मेदारी, लेकिन डीएम तो सिलेक्शन के बाद अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं। मैं असफल हूं, डीएम बन नहीं पाया इंटरव्यू देने के बाद, लेकिन मेरे दिमाग में वो पीड़ा है कि 50 गोल्ड मेडल इंडिया जीत सकता है। और मैं अपने इन्हीं यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के द्वारा, आप देखिएगा, जितवा के रहूंगा। क्योंकि कोचिंग देने में ईश्वर ने मुझे अपना असीम स्नेह प्रदान किया है। समझाने का तरीका, मेरा हर एक चीज, मेरी एनर्जी, मेरी पॉजिटिविटी, बिना खाए पिए 24 घंटा काम करने की कैपेसिटी, वो सरस्वती मां की एक असीम अनुकंपा है, जिसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं, दास हूं। तो ये आपने समझा कि ये जो इनोवेशन है, किसी को लग सकता है कि आदमी क्या कर रहा है, लेकिन जो मेरी सोच का होगा नहीं, वो मुझे गालियां देगा। लेकिन जिसकी सोच मैच करेगी, अरे गुरु ये तो ऐसा मास्टर बनने जा रहा है जो प्राचीन काल में होते थे। प्राचीन काल में कैसे अध्यापक होते थे? द्रोणाचार्य, जितने भी गुरु, असुरों के गुरु, शुक्राचार्य, कृपाचार्य, बेटे ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होते थे। शस्त्र में भी और शास्त्र में भी। महाभारत उदाहरण आप देखिए, अर्जुन द्रोणाचार्य को हरा ही नहीं पा रहे थे, छल से उन्हें खत्म करना पड़ा। शस्त्र और शास्त्र। तो मैं उसी प्राचीन गुरुकुल परंपरा को जीवंत रूप देना चाह रहा हूं, शस्त्र और शास्त्र को साथ लाना चाह रहा हूं। अगर कोई आया, कंधा पकड़ा मेरा सहयोगी, तो उसका स्वागत है, और नहीं आया तो आप ही में से पहली रैंक लगाऊंगा, फिक्स है। और इस पहली के बाद अपने आप फीस से पैसा बनाऊंगा, जैसे सभी कोचिंग बनाती, और मैं बना लूंगा। अभी जस्ट मेरी 45 में एंट्री हुई, अभी मेरे पास बहुत एनर्जी है काम करने की। पहली रैंक तैयार करूंगा। 100 में से 15 जिस दिन मेरे हो गए ना, बस उसी दिन मुझे किसी इन्वेस्टर की भी जरूरत नहीं। और देन आप एक ऐसे बच्चे के रूप में निकलेंगे, कितना सुकून रहेगा आपको कि यार हम एक क्रिएटिव कर रहे हैं। बिहार के बच्चे बिहार स्टेट क्वालिफाई कर रहे हैं, यूपी के बच्चे यूपी स्टेट क्वालिफाई कर रहे हैं। मेडल और क्वालिफिकेशन में बहुत गैप होता है, तो क्वालिफाई आप कर सकते हैं। हरियाणा के बच्चे, और कौन बच्चे आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम बच्चे वो आ रहे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों के बीच में हूं, वो पढ़ाई नहीं करते, वो पढ़ाई को और खेल को अलग मानते हैं। उनके पेरेंट्स भी पढ़ाई और खेल को अलग मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसे बच्चे क्रिएट करने हैं। आप सोचो कि आप लोग जब जाओगे और जब आपको मेडल मिलेगा और कोई आपसे बात करेगा, जब आपका बात का तरीका देखेगा, तो उधर भी बदलेगा एक इकोसिस्टम। कि यार पेरेंट्स सोचेंगे, यार ये तो आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की, ये बच्चे भी आ रहे हैं और अच्छी फाइट कर रहे हैं हमारे बच्चों से। जो बच्चे केवल स्पोर्ट्स को ही अपना सब कुछ समझते हैं, खासकर हरियाणा में अगर आप देखूं तो जो भी प्लेयर है, वो बच्चे पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को अलग देखते हैं, जबकि बिल्कुल अलग नहीं है। पढ़ाई और स्पोर्ट्स को साथ साथ चलाया जा सकता है। इनफैक्ट जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, उसकी एक्यूरेसी हर एक चीज में ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि उसके दिमाग में आइंस्टीन भी काम करेगा। जैसे एक मुक्केबाज के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, मैं लंबा निकल जाऊंगा। एक मुक्केबाज के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या आप सुनना चाहेंगे या बाद में सिखाऊं? आज बिहार वाला मुक्केबाज के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसे उपयोगी है, लिख लीजिए। इस पर एक लंबा लेक्चर किसी दिन देने वाला हूं, कल ही दे दूंगा। आप कहेंगे तो आज ही दे दूंगा, लेकिन पहले ये टॉपिक खत्म कर लूं। बोलिए भाई, बोलो 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 बोलो, बोलिए। सुनना चाहते हैं? आप सोचिए, ये मत सोचिए कि आप यूपीएससी, ये सब यूपीएससी एक ओलंपिक, एक ओलंपिक मुक्केबाजी की तैयारी करने वाले के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत की उपयोगिता, बोलिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें, लेकिन ये कौन सिखाएगा? ये मेरे जैसे
लोग सिखाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग सिस्टम से आउट हो जाते हैं, क्योंकि इतना इनोवेशन है कि सामने जो टीम होती है उसको लगता है कि अगर ये एक्टिव रहा तो सारी चीजें, होता ना, क्या बोलते हैं, अमीबा की तरह सारी चीजें इसके हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे ऐसे लोग दुनिया में सबसे ईमानदार लोग होते हैं। हम किसी का हिस्सा ले ही नहीं सकते, हमें संतुष्टि ही नहीं होगी, क्योंकि आपसे हमें नहीं चाहिए, हमें जो हमारे विधाता ने तय किया है, हमको उस पर विश्वास है, हमें वो मिलेगा, हमें उससे ज्यादा चाहिए नहीं। और एक अध्यापक को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बेटे जब 1200 रुपया, मेरे पापा जब मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता था, 1200 रुपये महीने खर्चा आता था, राशन आता था घर से खाना बनाने का, तब भी मैं जिम करता था, अच्छे कपड़े पहनता था। और जब दिल्ली पढ़ा तो अधिकतम 8,000 रुपए महीने मुझे आया, हमारे टाइम में उतना ठीक ठीक होता था। 6,000 स्टार्टिंग में आता था, बाद में आखिरी अटेम्प्ट तक 8,000 तक आया। कुछ पैसे एक्स्ट्रा पापा बीच बीच में भेज दिया करते थे कपड़े वगैरह के लिए, और उसमें भी मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, बहुत अच्छी पढ़ाई करता था। सारे कोर्सेज मैंने एडमिशन, मतलब हर जगह कोचिंग किया था। इतिहास विषय की दो दो जगह कोचिंग किया था कि भाई चलो कुछ इनहेंस हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो यार 1200 8,000 में अच्छी लाइफ जो जी सकता है, क्योंकि अच्छी लाइफ आपके दिमाग की उपज होती है। अच्छी लाइफ आपको गाड़ी मोटर बंगला ये नहीं दे सकते। जिसका दिमाग एकदम मस्त है ना, वो अच्छी लाइफ, उसके पास छोटी सी गाड़ी होगी। मेरी फैमिली में एक फेमस स्टेटमेंट है, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत सुखी करेगा। हमारी फैमिली का रूल है, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे पिता, हम लोग अपनी चीजों को बेस्ट साबित कर देते हैं। वही आईक्यू आईपी पूरी फैमिली में। अगर हमारे पास कोई छोटी सी कार है या हमारे पास कार नहीं है, तो हम सिद्ध कर लेते हैं कि कार होना कितना नुकसानदायक हो सकता है। और अगर मान लीजिए हमने स्विफ्ट बीडीआई खरीद ली, तो हम साबित कर देते हैं कि ये स्विफ्ट बीडीआई कैसे मर्सिडीज से ज्यादा अच्छी है और क्यों स्विफ्ट बीडीआई सबको लेनी चाहिए। मेरी बेटी इतना बढ़िया हंसती, कहती पापा, अब जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं बेटा इसको खरीद ले, कहती पापा खरीद लो, क्या ही, हम तो साबित ही कर देंगे कि इससे बेस्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तो दिस इज द फिलॉसफी, लाइफ की फिलॉसफी, की जो आपकी है वो बेस्ट है, हमें दूसरों से क्या मतलब। पॉइंट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आप सोचिए कि मुक्केबाज, एक मुक्केबाज को अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया जाए, तैरना उतराना, वो तैर और उतर ही तो रहा है, वो तैर और उतर ही तो रहा है, चिंतन कीजिए। तो जैसन बोई वैसन काटब, यानी मोक्योर का सिद्धांत नॉलेज इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश करो, नॉलेज इन्वेस्टमेंट। और क्या ये इन्वेस्टमेंट की बात जॉन मेनार्ड कीन्स नहीं, वो भी तो ही कहता ना, बट यहां पर केवल इतना है कि मोक्योर नॉलेज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और यह जैसन बोई वैसन काटब उसी के साथ जुड़ता है कि निवेश करोगे तो ऑब्वियस है फल मिलेगा। यानी ज्ञान बोओगे तो ज्ञानी मिलेंगे, अज्ञान बोओगे तो अज्ञानी मिलेंगे, यह आपको यहां लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ कोरिया ने 1960s के डिकेड में शिक्षा पर जीडीपी का 4% खर्च किया। 1960 में। आज वह एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है कि नहीं है? आपसे पूछना चाहता हूं, कोरियाई सामान हमारे घरों में है कि नहीं? अब भारत भी एनआरएफ के माध्यम से या आरएनडी फंड जुटा करके वही काम कर रहा है। हम विलंब में हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। एकदम से क्लियर हो गया। अब आते हैं 10वें निबंध के ऊपर। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर आज एक ही टॉपिक हुआ भैया, इसलिए क्योंकि ये 10 टॉपिक होते हैं यार दोस्त। जो ये मैं 10 निबंध मतलब 10 टॉपिक है, इसको ऐसे कभी भी मेरा एनालिसिस ऐसे मत कीजिए। जैसे कल 3 घंटे की क्लास हुई तो केवल एक टॉपिक नहीं था, उस 3 घंटे में लगभग लगभग 40 से 50 टॉपिक थे। ये एनालिसिस करिए जिससे मुझे भी ताकत मिले, नहीं तो मैं भी और लोगों तक सूचनात्मक पढ़ा के निकल जाऊं। जबकि यूपीएससी करा कि प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए, क्योंकि हम कभी पूछेंगे गांधी होते तो क्या होता, और कभी पूछेंगे गांधी ना होते तो क्या होता। कभी हम पूछेंगे कि वे सपने जो सोने ना दें, और फिर हम पूछेंगे हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए। यानी वे सपने जो सोने ना दे, उसमें सारे चैलेंजेस बताने हैं, और जो हमारे एंबिशन है उसको बताना है, और दूसरे में बताना है कि हमने चैलेंजेस को कैसे पार करके आज भारत गर्व पर चल रहा है। यूपीएससी ने दोनों निबंध। अब आते हैं बनले के साथी सब केहू है और बिगड़े के केहू नहीं। अब इसको, ठीक है ना,
मेरे प्यारे बच्चों, मोक्योर साहब ने क्या कहा था? वो कह रहे थे ओपननेस इन चेंज, यानी जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को अगर समाज अपने ऊपर लागू नहीं करेगा तो फिर उसका कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है। तो बिहार के समाज को बनने, यानी अब इस भावना के साथ काम करना चाहिए कि हम, यानी पूरा समाज परिवर्तन को लेकर के तैयार हो, और जब पूरा समाज परिवर्तन के लिए तैयार होगा तभी बिहार मजबूत राज्य बनेगा, और जब वह मजबूत और विकसित राज्य बनेगा तो वह भारत में और अंततः विश्व में जो उसकी छवि है उसको बदल पाएगा, यानी वो बन जाएगा। और जब वो बनेगा तो विकास, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग वहां करके इन्वेस्टमेंट करके विकास करेंगे। क्यों? क्योंकि बनने के साथ ही सब केहू है, और ये बिगड़ी के केहू नहीं। आज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आज बिगड़ा हुआ, इसलिए आज उसके साथ ही नहीं। लेकिन जैसे वो बनेगा, और उसके लिए समाज को तैयार होना होगा, इसलिए मैंने यहां पर, या बाकी और सारे इनोवेशन वगैरह तो आएंगे आएंगे, लेकिन इसमें मैंने समाज वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस किया है कि ओपननेस इन चेंज जो मोक्योर ने कहा है, उसके लिए बिहार को तैयार करना होगा और बिहार के समाज को उसमें काम करना पड़ेगा, यानी समाज को बदलाव को अपनाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो अंततः हम कह सकते हैं इन कंक्लूजन, नोबेल 2025 अर्थशास्त्र का केवल अर्थ का नहीं, केवल इक्को का नहीं, विचारों का भी पुरस्कार है। लिख लीजिएगा, विचार। विचार, अब विचारों का पुरस्कार है। देखिए, विचार जीवन का आधार है। आप सोचिए, मैं जो कंक्लूजन के लिए लाइन बनाए वो भी इस निबंध में जाकर के टिक रहा है कि अर्थशास्त्र केवल अर्थ का नहीं है, यानी जो भी पुरस्कार मिला है वो विचारों का भी है। क्यों? क्योंकि उसने सिखाया कि जब समाज सोचने लगे, जब समाज सीखने लगे, जब समाज नवाचार करने लगे, क्या करें, सोचने लगे, सीखने लगे और नवाचार करने लगे, तो डेवलपमेंट यानी विकास सपना नहीं, संस्कृति बन जाता है, ड्रीम नहीं, कल्चर बन जाता है। मजा आया? बोलो भाई। ठीक है, तो ये हो गया आज के टॉपिक का बिहार के साथ एक रिलेशन। अब थोड़ा सा क्या सुनना चाहेंगे आप सब? आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत और ओलंपिक बॉक्सर का संबंध क्या होगा, यानी कैसे एक प्लेयर अगर पढ़ा लिखा है तो वह आर्किमिडीज के सिद्धांत को अपने आप को और बेहतर ढंग से तैयार कर, आज तक भारत को इसमें गोल्ड नहीं मिला, तो वो गोल्ड जीत सकता है। सिल्वर तो मिल चुका है, ब्रोंज भी मिल चुका है। मैं मुक्केबाजी की बात कर रहा हूं। अगर मैं शूटिंग की करता तो शायद आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा डर लगता है आज के समय में, क्योंकि लोगों के ओपिनियन ही है, उनके पास नॉलेज के नाम पे शून्यता है, गहरा अंधकार है, लेकिन प्रश्न पूछने की ताकत एक नंबर की है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इन दोनों का संबंध, तो मैं लिख देता हूं पहला शब्द कि सीधा और गहरा संबंध है। सीधा और गहरा संबंध, मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके लिए आपको जानना होगा कि ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो क्या कहता है। ये कहता है कि जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है, द्रव यानी लिक्विड में डुबाई जाती है, तो उस पर ऊपर की ओर उतना बल, बल जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स,
लगता है जितना लिक्विड या द्रव वह हटाता है या विस्थापित करता है। सॉरी, जितना द्रव वह विस्थापित करता है। ठीक है ना? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा है। अब इसका मुक्केबाजी के साथ क्या संबंध निकल करके आएगा, उस पर जरा सा हम लोग बातचीत करते हैं। मुक्केबाजी की ट्रेनिंग में इसका उपयोग कैसे होगा, अब जरा हम लोग उस पर बात करते हैं। यानी सबसे पहले अगर मैं कोच हूं तो अपने मुक्केबाज जैसे सुशील कुमार जी थे, अब ऑब्वियस है और भी जितने भी हैं उन्हीं का नाम मुझे याद रहता है, वाटर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग WRT, यानी पानी में पंच मारना सिखाऊं। वो सीखते भी होंगे, मुझे आइडिया नहीं, पानी बस मैं केवल आर्किमिडीज को सिखा रहा हूं। तो जो बच्चा ये पढ़ा होगा बचपन में तो उसको एक बार बताया जाएगा, वो रिकॉल कर लेगा, भले उसको भूल गया, या अगर उसको सिद्धांत नहीं भी पता, सिद्धांत अध्यापक का काम है, वो बताएगा, जो गुरु है, जो मेंटर है, वो बताएगा। लेकिन उसने आर्किमिडीज सुन रखा ना, हाँ यार, हाँ ठीक है ठीक है, पानी में कुछ है, इसका कुछ पानी से पानी में डुबाओ निकालो, कुछ ऐसा है। तो मैं इसको लगाऊं WRT, यानी पानी में पंच। यानी जब मुक्केबाज पानी में हाथ चलाता है तो पानी उसे क्या करती है, जब आप चलाएंगे पानी आपको पीछे की तरफ धक्का देगा, फिर आप मारेंगे, फिर आपको पीछे की ओर धक्का देगा। यही है मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही बल बियॉन्ड फोर्स लगाना। यही जो प्रतिरोध, आप मार रहे पानी धक्का दे रहा, आप मार रहे पानी धक्का दे रहा है, यही प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आपकी जो मसल है, आपकी जो केवल मसल का मतलब ये डोले सोले नहीं, आपकी पूरी मसल को, पूरे बॉडी की मसल को, आपकी आईज की मसल को, आपके फेस के मसल को, इन सभी मसल को यानी मांसपेशियों को मजबूत करता है, क्योंकि आप लगातार प्रतिरोध कर रहे हैं, जिससे जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर में क्या उतना रेजिस्टेंस होगा जितना पानी में मुक्का मारने पे, हवा में मारिए बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, पानी में मारिए तो वो भी आपको मार रहा, आप भी मार रहे हैं, वो भी मार रहा, आप भी मार रहे हैं, वो भी मार रहा। तो वही प्रतिरोध मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे जब आप हवा में यानी रिंग में मुक्केबाजी करते हैं तो पंच और तेज, ऐसा समझिए आपके अंदर एक्सप्लोसिव पावर बनाता है। क्या बनाता है? एक्सप्लोसिव पावर बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट इज क्लियर? तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या समझाता है? यही समझाता है कि शरीर पर पानी में भार कम लगता है, इसलिए चोट का खतरा घटता है और आप रिपीटिशन ज्यादा कर सकते हैं और आपकी मसल को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो यह है आर्किमिडीज के सिद्धांत का पहला उपयोग। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत का दूसरा उपयोग क्या है? रिकवरी एंड फिजियोथेरेपी। क्योंकि कोई भी, जैसे मान लीजिए मुक्केबाज प्रैक्टिस किया, बड़ी टफ प्रैक्टिस होती है, बड़ी टफ प्रैक्टिस होती है। आप कहेंगे सर बड़ी टफ प्रैक्टिस होती है, आपको कैसे पता है? मेरे प्यारे बच्चों, रवि दहिया, अब इसको हवाबाजी मत समझिएगा, क्योंकि मैं उन टीचरों में से बिल्कुल भी नहीं जो ये सब बता करके आपसे व्यूज लाइक्स या कुछ भी चाहता हूं, नहीं, नथिंग। रवि दहिया प्लस दीपक पुनिया, ये दोनों मेरे साथ एक लंबा समय स्पेंड कर चुके हैं, एक दिन नहीं कई दिन, जिसमें दीपक पुनिया ऑब्वियस है मेरे बड़े क्लोज हैं, मतलब बड़े क्लोज मतलब अच्छा वाला क्लोज। और चैट जीपीटी के बारे में, अब मेरी आदत चैट जीपीटी के बारे में, क्योंकि उनका फोटो लगा के यूज करना अच्छी बात नहीं, चैट जीपीटी की शिक्षा मैं रवि दहिया जी को दे चुका हूं। किसकी? चैट जीपीटी को कैसे यूज, यानी उनका था एक रेफरेंस था कि इंग्लिश का थोड़ा इश्यू आ रहा था, तो चैट जीपीटी से कैसे इंग्लिश ठीक करें अपनी, ये उनको मैं पूरा एक लेक्चर दे चुका हूं। अब ऐसा अगर मैं कह रहा हूं कोई इतना काट के उनके पास लेके जाए और मैं झूठा साबित हो जाऊं तो, लेकिन नहीं, वो भी बहुत प्यारे इंसान हो, तुरंत कहेंगे कि हाँ सुनील सर से हम लोग 2 से 3 मीटिंग हो चुकी है हमारी। और दीपक तो मेरे एकदम करीबी हैं, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। दीपक जी के साथ ही उनकी, मतलब दोनों लोग आए थे तो हमारी बातचीत हुई। लेकिन वो मैं सोशल मीडिया फेसबुक इन सब वाला हूं नहीं, तो वो सब मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से
जाना चाहता हूं। मेरी मेहनत में अगर दम है तो बच्चे मेरे पास आए, अन्यथा ना आए। दुनिया में आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते। तो इसलिए मुझे इसका बड़ा एक्सपीरियंस है साथ बैठने का, उठने का। रिकवरी एंड फिजियोथेरेपी में, यानी मुक्केबाज को चोट लगेगी तो जब चोट से उबरना होता है तो उन्हें फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत में ले जाया जाता है। पानी में हल्की हल्की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। पानी का जो उत्थापन बल है, यानी नीचे से जो आपको ऊपर भेज रहा है, शरीर के वजन को कम कर देता है, जिससे मांसपेशियों पर दबाव घटता है और जोड़ों की सुरक्षा होती है। इसके अलावा तीसरा आर्किमिडीज का वेट कैटेगरी मैनेजमेंट में, जिसमें आपने देखा होगा वो फोगाट जो थी वो बाहर हो गई थी। वेट कैटेगरी मैनेजमेंट में, यानी बजट नियंत्रण में भी इस सिद्धांत का उपयोग होता है, क्योंकि एक ओलंपिक प्लेयर को अपनी जो वेट कैटेगरी होती है ना, सबकी अपनी एक एक वेट कैटेगरी होती है, उसमें अपना वजन कंट्रोल रखना महत्वपूर्ण होता है। जो आप फोगाट थी, विनिशा फोगाट शायद, हाँ जो भी, थोड़ा सा मिस कर रहा हूं नाम में, तो उनका इसी प्रकार से केस हो गया था। तो पानी में जब हम ट्रेन करते हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म बहुत मजबूत हो जाता है, फैट बर्निंग बहुत अच्छी होती है और शरीर हल्का होता है लेकिन फुर्तीला बहुत होता है। यह सब पानी का जो फिजिकल नेचर है, बाउंसी प्लस रेजिस्टेंस जो भी आपको पढ़ाया, उससे जुड़ा हुआ था। इसके बाद अगर चौथे स्तर पर देखें तो बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में क्या है? बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में, यानी जब मुक्केबाज पानी में मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो पानी शरीर को अस्थिर बनाता नहीं। आप कभी पानी में खड़े हुए तो कभी आपका पैर इधर अपने आप चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। पानी में खड़े होइए आप नदी वगैरह में, तो क्या आप एक ही स्थिति में हमेशा रहते? नहीं, पानी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे आपको पुश करता रहता है अंदर से। यानी पानी में मुक्केबाज मूवमेंट करता है। तो पानी क्या करता है? जब आप मूवमेंट करें तो वो भी मूवमेंट करेगा, पानी भी, तो आपके शरीर को अनस्टेबल बनाएगा। तो जब आप अनस्टेबल होंगे तो इस ऐसे में ही आपका न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है। तो इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमारा न्यूरो मसल बेहतर होता है, जिससे हम न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उसको अब अपने शरीर को स्थिर करना चाहेगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही बताता है। क्या बताता है? कि शरीर का केंद्र सेंटर ऑफ बायोन्सी और भार केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी संतुलन की कुंजी है। और मुक्केबाजी में यह संतुलन फुटवर्क और डिफेंस की आत्मा है। फुटवर्क यानी जब आप अटैक करते हैं, और डिफेंस यानी जब आप सामने वाले के प्रहार को रोकते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत एक मुक्केबाज को पानी में हल्का और बाहर मजबूत बनाता है, यानी चोट कम, ताकत ज्यादा, संतुलन बेहतर, गति नियंत्रित। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल भी आपके सामने में रख दूं। भारतीय मुक्केबाज दो हैं, एक लवलीना बोर्गोहेन है और दूसरी है निकहत जरीन, जो काफी फेमस है। इन दोनों ने वाटर रेजिस्टेंस ड्रिल बहुत की है, ताकि मांसपेशियां मजबूत हो सके और पंच की गति में एक्सप्लोसिव पावर आए। चिंतन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा? मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं 2 बजे और शुरू करते हैं एक बढ़िया सी चर्चा। अब आप मुझे बताइए कि ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल कब आएगा? आप सोच करके बताइए। ठीक है, और सीखिए मुझसे कई चीजों को। आप खुद करिए। ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक लग रहा है कि वो बकाया ही रहेगा, उस पर आज चर्चा कर लेंगे या कल चर्चा कर लेंगे। तो आप सोचिए कि आपको क्या बनना है। यही सारी चीजें मुझसे सीख करके आप अपने अपने एरिया में पॉकेट्स बना सकते हैं, डेवलपमेंट पॉकेट्स। जरूरी थोड़े कि सबको सरकारी नौकरी मिले तभी देश विकास के रास्ते पर जाएगा, नहीं। सो प्लीज इसको यूज कीजिए। बाकी के टॉपिक पर चर्चा कल हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।